नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं आपका साथी मिस्टर एक्स। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए। स्टोरी को शुरू करके फ़ोन को साइड में रख दीजिए, ईयरफोन को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए और पूरी तरह से इस कहानी के साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगले 2 घंटे तक मैं आपको यह स्टोरी नॉन स्टॉप सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी में काफी सारे रोमांचक मुड़ाव आने वाले हैं। कभी आपको डर का एहसास होगा तो कभी इमोशंस से आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कहानी जितनी इमोशन से भरी हुई होगी उतने ही इसमें दर्दनाक मोड़ आते जाएंगे। तो बस मैं यही चाहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होते रहे तो फिर मुझे मत कहना कि कहानी में मजा नहीं आया। आप लोगों की ही ये डिमांड रहती है कि हमारे लिए बड़ी कहानियां लेकर आओ, और क्योंकि बड़ी कहानी जब हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मेहनत भी लगती है। वहीं एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी इस चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आते हैं उनमें से मात्र 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी के 90% लोग केवल कहानी सुनकर निकल जाते हैं, जैसे तो कि यहाँ पर कोई भंडारे में जिमने के लिए आए हों। तो भाइयों और बहनों, ऐसे फ्री में भंडारे में जिमने से काम नहीं चलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और हाँ, जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि आपका नाम क्या है और आप ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं। चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, वरना आप कहोगे कि शुरू में ही ज़्यादा बक बक करते हो। अब सीधा स्टोरी पर आते हैं। साथियों, आज की कहानी हॉस्टल में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों की है। अक्सर गांवों में रहने वाले बच्चे जब बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वो पहली बार घर से निकले हुए होते हैं। उनको खाना बनाने का, कपड़े वगैरह धोने का अनुभव नहीं होता है, तो फिर वो हॉस्टल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये कहानी मुझे बताई मेरे कुछ पुराने साथियों ने। मेरी 3-4 पुराने साथी थे जो किसी समय पढ़ाई की तैयारी करने के लिए बाहर बड़े शहर में हॉस्टल में रहने के लिए गए थे। और काफ़ी समय बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे साथ यह कमाल की स्टोरी शेयर की। अब क्योंकि वो 3-4 लोग थे तो उन सभी ने मिलकर मुझे ये कहानी सुनाई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस स्टोरी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो अब इस स्टोरी को मैंने आपके लिए एक अच्छी सी स्क्रिप्ट में तैयार कर दी है और अब मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से ही ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, ये कहानी बेंगलुरु में रहने वाले अमित और उसके साथियों की है। अमित अपने गांव में 12th क्लास को पास करके कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु चला जाता है। अमित वहां पर एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अमित के साथ उसका एक रूममेट भी था जिसका नाम है मनोज। एक बार किसी छोटी मोटी बात पर अमित का मनोज के साथ मनमुटाव हो जाता है तो अमित गुस्से में बड़बड़ाता हुआ हॉस्टल से बाहर चला आता है। वह खुद से ही बात कर रहा था, आज तो हद ही हो गई यार, ऐसे किसी को कोई बोलता है क्या? अगली बार मिलेगा तो उसे बताऊंगा मैं। हद होती है, हमेशा मुझे एक ही बात को लेकर ताने मारता रहता है। इस बार तो छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। सबने उसका साथ दे दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं जल्दी नहीं मिलूंगा इन लोगों से। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात बहुत काली थी और उसकी कालिमा चारों ओर व्याप्त थी। अंधेरा इतना अधिक था कि यदि सड़क के दोनों तरफ बिजली के खंभे ना होते तो समझ पाना असंभव था कि वहां आसपास सड़क भी है या कोई पेड़ वगैरह भी है। आज अमावस की रात है। चांद ने भी अपने आसमान का साथ छोड़ दिया। रात ने कालिमा का साथ गहरा पकड़ लिया था। जितना वक्त गुजरता जाता रात की कालिमा उतनी ही बढ़ती जाती, मानो चारों ओर अंधेरे की चादर फैली हो जिससे छनकर हल्की हल्की रोशनी आ रही हो। इतनी काली अंधेरी रात में वह सड़क पर चला जा रहा था। इस वक्त उसके अंदर गुस्सा इतना अधिक था कि वह ना रात को देख रहा था ना उसके अंधेरे को। उसके अंदर सिर्फ इस वक्त गुस्सा था, न डर और ना ही कोई ख्याल। वह अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ चल रहा था कि अचानक से उसके कानों में एक आवाज पड़ी, टक 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 टक। वह जैसे जैसे सुनने की कोशिश करता आवाज और करीब आती गई।
थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक लड़की पतली सी गली में खड़ी है जो कि इस सड़क से होती हुई दूर किसी और जगह जाती है। लड़की के बाल छोटे छोटे थे और कंधे तक सीधे बालों में लगा हुआ हेयर बैंड था। उसने कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अमित के मन में ख्याल आया कि यह यूनिफॉर्म तो यहाँ के हॉस्टल की नहीं लगती। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अमित ने उसे आवाज दी, सुनो। वह लड़की रुक गई। अमित ने फिर उसे आवाज दी, सुनिए, आप कौन हैं? अब की बार लड़की पलटी। इस वक्त वह लड़की सड़क के किनारे बिजली के खंभे से जो रोशनी आ रही थी वहां खड़ी थी। उस पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी तो वह अमित को कुछ धुंधली सी दिखाई दे रही थी क्योंकि रोशनी कम थी। कंधे तक कटे हुए सीधे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी पतली सी नाक, छोटे छोटे गुलाबी होंठ, लंबा चेहरा, आंखों में चमक, दुबले पतले शरीर की करीब 18 साल की लड़की थी वो। अमित ने उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यहां क्या कर रही हैं? वह चुपचाप खड़ी अमित को एकटक देखे जा रही थी। अमित ने फिर उसे वही सवाल किया कि आप कौन हैं? आपको कहां जाना है? आपको कोई मदद चाहिए तो बोलिए, मैं और मेरे दोस्त भी हैं यहां पर, हम सब आपकी मदद करेंगे। लड़की अभी भी एकटक अमित को देखे जा रही थी। उसने कुछ नहीं बोला। अमित ने फिर वही सवाल किया, बोलिए बोलिए ना, कौन हैं आप? क्या आपको कोई मदद चाहिए? अचानक से अमित ने एक हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। किसी ने पीछे से अमित के कंधे पर अपना हाथ रखा था। अमित को अचानक ख्याल आया कि वह तो काफी काली रात में अकेले बाहर निकल आया है। गुस्से में उसने ये ध्यान ही नहीं दिया और पता नहीं पीछे कौन है, पलट कर देखूं या नहीं। अमित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। डर से चेहरा पीला पड़ गया था। पसीने से तरबतर अमित, मानो हिलने की भी हिम्मत खत्म हो गई थी। पलटूं या नहीं, पलटूं या नहीं, अपने ही अंदर एक लड़ाई महसूस कर रहा था अमित। उसे लग रहा था वह जिंदा है, पर कुछ पलों के लिए। अमित अपने ख्यालों में खोया ही था कि अचानक उसके कानों से एक आवाज टकराई। ये आवाज जानी पहचानी है। अमित मन ही मन सोचने लगा, अरे हाँ, ये आवाज तो मनोज की है। मानो अमित की सांस में सांस वापस लौट आई। अमित ने एक लंबी सांस ली और मनोज की तरफ पलटा। अमित बोला, क्या भाई, तूने तो डरा ही दिया था मुझे। मनोज ने जवाब दिया, मैंने डरा दिया था या भाई तूने हम सबको हरा दिया था? अचानक वहां पर सबके सामने ऐसे निकल आया। तुझे पता है कितनी काली रात है, इतने अंधेरे में कौन निकलता है? भाई माना गुस्सा आ गया था, बोल देता या वहां से चला जाता। बाहर निकलने की क्या जरूरत है तुझे इतनी रात को? और तो और वह चौकीदार भी सो रहा है खर्राटे मारकर। उसे देखना चाहिए ना कि हॉस्टल से कौन बाहर निकल रहा है कौन नहीं। भाई अमित, एक बात बता, तू उस तरफ कहां जा रहा था? अमित ने जवाब दिया, अरे यार, एक लड़की खड़ी थी उस तरफ। मनोज ने कहा, लड़की? कहां है लड़की? अमित ने कहा, देख, तुझसे बात करने में उसे तो भूल ही गया। मैं उससे यही पूछ रहा था कि उसे क्या दिक्कत है, वह यहां इतनी रात को क्या कर रही है? अगर उसे कोई मदद चाहिए तो हम लोग यहां पर हैं। मनोज ने कहा, कहां है लड़की भाई? अमित उस तरफ पलटा। देखा तो वहां पर कोई नहीं खड़ा था। अमित एकदम परेशान और हैरान हो गया। अभी तो यही थी, पता नहीं कहां चली गई। मैं तो उससे ही पूछ रहा था कि उसे कोई मदद तो नहीं चाहिए। मनोज ने कहा, चल भाई, हॉस्टल में चलते हैं। वैसे भी वह रास्ता निषेध है, वहां मत जा। और हां, जिसे भी मदद चाहिए होगी खुद ही वापस आ जाएगा। अमित ने कहा, हां, तू सही कह रहा है यार, चल वापस चलते हैं। मनोज और अमित दोनों वापस हॉस्टल आ गए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मनोज और अमित दोनों एक ही रूम शेयर करते थे हॉस्टल में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मनोज ने कहा, भाई एक वादा कर, आज के बाद तू ऐसे रात में अकेले नहीं निकलेगा बाहर, और दूसरा, उस निषेध रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। अमित ने मनोज की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, पक्का वादा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और दोनों सो जाते हैं। रात को अमित ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगा। अमित अभी भी उसी मोड़ पर, उसी सड़क पर खड़ा है। अमित की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसे पसीना आने लगता है, डर से उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अमित को फिर एक आहट अपनी ओर आती हुई महसूस होती है। अमित की धड़कन और बढ़ जाती है। अमित अपनी आंखें फैलाकर इधर उधर देखने की कोशिश करता है,
भगवान को याद करने लगता है। अमित, अमित। एक आवाज अमित के कानों से टकराती है। अमित को लगता है कि उसकी तो धड़कन रुक गई। जब अमित के कानों से आवाज टकराई तो अमित डर गया। डर से अमित ने आंखें फैलाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, हल्की हल्की सी रोशनी, और उस पर यह पसरा हुआ सन्नाटा, अच्छे अच्छों का कलेजा मुंह को आ जाए। सन्नाटा भी कुछ इस तरह का कि अगर हवा भी चले तो सन्नाटे को चीर दे। अमित डर से कांप रहा था। अमित ने देखा कि उसके दाएं और बाएं तरफ एक सड़क दौड़ती हुई जा रही है जो किसी अंधकार में जाकर खो गई है। अमित के सामने भी एक संकरी सी गली थी जिसके दोनों तरफ घने पेड़ थे। अमित ने मन बनाया कि वह हॉस्टल की तरफ वापस लौट जाएगा। फिर से एक आवाज अमित के कानों से टकराई। अमित को कोई पुकार रहा है। अमित, अमित। अमित ने मन ही मन में सोचा, यह उसी लड़की की आवाज लग रही है। इतनी डरावनी रात में इस समय इस जगह कोई लड़की क्या करेगी? साथियों, इंसान का मन चंचल होता है। उसे पता है कि वहां पर खतरा है, पर फिर भी हमारा मन नहीं मानता। हम यह जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर वहां क्या है। ऐसा ही एक कौतूहल अमित के भी मन में चल रहा था। फिर से आवाज आई। कोई अमित को पुकार रहा था। अब अमित खुद को रोक न सका। अमित ने अपना पहला कदम उस संकरी गली में रख दिया और उस गली में प्रवेश कर दिया। वह कहा जाता है ना कि कोई जगह है या कोई गली ऐसे ही निषेध नहीं कर दी जाती। अमित अब एक माया जाल में फंसने वाला था। माया जाल या छल का जाल। अचानक से तेज की हवा चली और पत्ते लहराने लगे। अमित के अंदर डर और बढ़ गया। उसका कलेजा मानो मुंह को आ गया। अमित जोर जोर से सांस लेने लगा। अमित को पसीना आने लगा। वह अपनी आंखें बड़ी करके इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। उस हल्की सी रोशनी में अमित ने पहले दाएं बाएं देखा। सामने तो है देख ही चुका था, अब बारी थी पीछे देखने की। अमित ने हिम्मत कर सारी सांस रोककर एक झटके में पीछे पलटा। जब उसने देखा कि पीछे भी कुछ नहीं है तो आहिस्ता से सांस छोड़ी। अमित ने थोड़ी राहत महसूस की। अमित ने फिर हिम्मत की और रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की। डर तो उसे अभी भी लग रहा था, पर वह जानना चाहता था कि यह आवाज किसकी है, कौन उसे पुकार रहा है। कहीं किसी को उसकी मदद की जरूरत तो नहीं। अमित ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। कौन है? कोई है क्या यहाँ? कौन मुझे पुकार रहा है? कहाँ हैं आप? आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है। अचानक से एक हवा का झोंका अमित को छू गया। अमित की रूह अंदर तक कांप गई। उस वक्त का वातावरण ही इतना भयावह था कि अमित उसी से डर गया था। जब कोई आवाज ना आई तो अमित ने सोचा कि अब वह हॉस्टल वापस लौट जाएगा। अब इस रास्ते पर वह आगे नहीं बढ़ेगा। आखिर उसने अपने दोस्त से वादा भी किया था और उसके दोस्त ने उसे कहा था कि यह रास्ता निषेध है, इस पर कभी न जाना। अमित हॉस्टल जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो अमित ने देखा कि उस तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब न सड़कें न बिजली के खंभे, सब गायब हो गया था। अमित के होश उड़ गए थे। अमित ने मन में सोचा, कहाँ गई सड़क? अभी तो यही थी। अरे यार! अमित भागने लगता है। वह सड़क ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। अमित के हाथ कुछ नहीं आता। चारों ओर व्याप्त घुप अंधेरा, उस पर यह सन्नाटा। अमित अपनी हथेली से अपने बाल सहलाते हुए रोने लगा। मुझे वापस जाना है अपने हॉस्टल। कि अचानक कुछ तेजी से उड़ते हुए आता है। जब कोई चीज अमित की तरफ तेजी से दौड़ती हुई आती है तो वह डर जाता है और पीठ के बल गिर जाता है। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। सर थोड़ा सा घूमने लगा था। क्या था यह? इसे देखकर यह तो नहीं लगा कि यह कोई चिड़िया हो सकती है। इसका आकार तो काफी बड़ा था। अमित फिर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आओ। अमित डरा हुआ था, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। कुछ देर के बाद एक आवाज अमित के कानों से टकराई। वो भयानक सी हंसी थी। अमित पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। यह कोई साधारण मानव नहीं है। बिखरे हुए लंबे बाल जिन्होंने चेहरा ढक लिया था। काले कपड़ों में लैस कोई स्त्री प्रकार की आकृति खड़ी थी। लंबे लंबे गंदे नाखून और उन बालों के बीच से झांकती हुई वह दो लाल आंखें। अमित की धड़कन और तेज हो गई। अमित उसे आंखें फाड़े देख रहा था। अमित के दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया कि वह क्या करे।
वह परेशान बदहवास इधर उधर देखने लगा कि कोई तो रास्ता मिले इससे छुटकारा पाने का। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अमित की ओर बढ़ने लगी। अमित की धड़कन मानो पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी जैसी हो गई थी। अमित का सर बहुत तेजी से घूमने लगा, मानो वह बेहोश होने वाला हो। अमित की सांसें उखड़ने लगी, आंखें बड़ी हो गई, पसीना छूटने लगा, बदन कांपने लगा। हॉस्टल में सुबह हो चुकी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। मनोज अभी भी अपनी नींद में मस्त सो रहा था। उसे तो कोई ख्याल ही नहीं था। अब सुबह के 7 बज चुके थे। सूरज ने अपनी दस्तक मनोज के कमरे में दे दी थी। जब सूरज की रोशनी ने मनोज के चेहरे को छुआ तो मनोज ने गर्माहट पाकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी नींद तोड़ी। मनोज आंखें खोले बिना नींद में ही बोलने लगा, अमित, अमित उठ भाई, सुबह हो गई है। मनोज की नींद टूट गई थी। जब मनोज ने आंखें खोलकर अपने पास देखा तो अमित वहां उसके पास नहीं सो रहा था। मनोज मन ही मन में, क्या बात है भाई, आज तो मुझसे पहले ही उठ गया, चलो मैं भी उठता हूं फिर। और मनोज फ्रेश होने चला गया। उसने सोचा कि अमित भी फ्रेश होने ही गया होगा। मनोज सारा समय अमित को ढूंढता रहा, पर अमित उसे कहीं नहीं मिला। अमित कक्षा में भी नहीं पहुंचा। तब मनोज को थोड़ी सी चिंता हुई कि आखिर अमित कहां चला गया। वह सुबह भी उसे नहीं मिला और कक्षा में भी उपस्थित नहीं था। मनोज मन ही मन सोच रहा था कि कहीं वह उसी निषेध रास्ते की तरफ तो नहीं चला गया। हे भगवान, अमित ठीक हो बस। मनोज को परेशान देखकर मनोज के बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं, सतीश, विजय, आनंद और मोहित। सतीश मनोज से पूछता है कि क्या बात है भाई, आज अमित दिखाई नहीं दे रहा, वह कॉलेज नहीं आया, क्या उसकी तबीयत खराब है? मनोज परेशान हाल में सतीश को यह जवाब देता है कि नहीं यार, अमित की तबीयत तो ठीक थी कल रात तक, पर पता नहीं वह आज सुबह कहां चला गया। मोहित ने कहा, कहां गया होगा यार, यहीं कहीं होगा। सतीश ने कहा, हाँ यहीं कहीं होगा, चल उसे ढूंढते हैं। सब लोग मिलकर अमित को ढूंढने लगते हैं, पर अमित का कोई भी पता नहीं चलता। अमित ना कॉलेज में है ना हॉस्टल में। अब मनोज की परेशानी बढ़ जाती है और उसे लगता है कि उसे अपने दोस्तों को यह बात बता देनी चाहिए कि अमित उस निषेध रास्ते की ओर गया था। मनोज ने कहा, यार मुझे तुम लोगों को पहले ही ये बात बता देना चाहिए थी, मैंने थोड़ी सी देर कर दी। मुझे लगा कि शायद ये बात ना हो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यह बात पहले नहीं बताई। सतीश ने कहा, कौन सी बात? मनोज ने कहा, सतीश तुझे याद है हम लोगों की कल रात लड़ाई हुई थी? सतीश ने कहा, हाँ यार, कल रात की बात किसे याद नहीं रहेगी। मनोज बोला, हमारी लड़ाई के बाद अमित गुस्से में हॉस्टल से बाहर निकल गया था और चलते चलते वह उसी निषेध रास्ते के पास पहुंच गया था। आनंद ने कहा, तो क्या हुआ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू क्या कहना चाहता है? वह उसी रास्ते पर वापस चला गया है, उस जंगल में। और आनंद को हंसी आ जाती है। मनोज ने कहा, यह हंसने का समय नहीं है आनंद, यदि उस रास्ते पर निषेध लिखा है तो वह रास्ता खतरनाक होगा, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। तुझे पता है, जब मैं अमित के पास पहुंचा तो उसने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। मैंने उस रास्ते से जुड़ी कई कहानियां सुनी हैं। उसके बारे में लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल का साया है जो कि लोगों को मार देती है। तभी सतीश बोला, देख यार मनोज, यह भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, वह जंगल में गया है, शायद डर कर वहीं बेहोश हो गया होगा, हमें उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मनोज बोला, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अकेले वहां किसी को बिना बताए जाना चाहिए, हमें कॉलेज के डीन से बात करनी चाहिए। सतीश ने कहा, एक काम करो, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अमित को लेकर वापस आता हूं, मैं अकेले ही जंगल चला जाऊंगा। सब ने मिलकर सतीश को रोकने की कोशिश की, पर सतीश रुकने वाला नहीं था। इसका एक कारण यह था कि सतीश इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, और दूसरा कारण है कि सतीश को लगता था कि उसकी गलती से ही अमित उस जंगल में गया है। अगर उसे कोई खतरा हुआ तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। शाम हो चली थी। सतीश अमित को ढूंढने के लिए निकल चुका था। चलते चलते हल्का सा अंधेरा होने लगा। सतीश उस रास्ते पर पहुंच गया था। सतीश ने एक लंबी सांस ली
और खुद को शांत कर उस निषेध रास्ते में अपना पहला कदम रख दिया। सतीश उस रास्ते में आगे बढ़ता चला गया। वह अमित अमित चिल्लाता हुआ जा रहा था। कहाँ है भाई तू? अमित, अमित, मैं सतीश तुझे ढूंढ रहा हूं। भाई कहाँ है तू? अभी सतीश ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचा था कि उसे एक आकृति दिखाई दी। यह साया एक लड़की का था। एक मासूम सी लड़की खड़ी थी, कंधे तक बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, मध्य आकार के होंठ। वह लड़की सतीश को ही देख रही थी। अचानक सतीश को मनोज की बात याद आ गई कि कल रात को अमित ने भी एक लड़की देखी थी। उसके बाद से अमित गायब है। और फिर वह चुड़ैल वाली बात जब सतीश को याद आई तो वह दोनों बातों को मिलाकर देखने लगा और डर के मारे उसने उस आकृति से कुछ नहीं बोला और उल्टे पैर भागकर वापस हॉस्टल आ गया। सतीश हॉस्टल पहुंचा। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। सतीश को बहुत पसीना आ गया था। मोहित ने पूछा, क्या हुआ भाई सतीश? सतीश ने कहा, तू सही कह रहा था भाई मनोज, तू सही कह रहा था। उस जंगल में एक चुड़ैल है। जिस लड़की की बात तू बता रहा था, आज मैंने भी उस लड़की को देखा। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए और डर से आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आनंद ने कहा, यार अमित ठीक तो होगा ना? उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? सब लोग मनोज के कमरे में आकर बैठ जाते हैं और यह सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए। मनोज कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें डीन से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह रास्ता इस हॉस्टल के आसपास है। जरूर उसका यहां से कोई ना कोई किस्सा जुड़ा हुआ है जो डीन जानते होंगे। सब लोग अब मनोज की बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन उनके पास जाकर इसके बारे में चर्चा करने की सोचते हैं। मनोज ने कहा, अभी खाना खाने का टाइम हो गया, अब हम लोग को चलना चाहिए, वरना बाद में खाना नहीं मिलेगा। सभी लोग मैस में जाकर खाना खा लेते हैं। खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए हैं। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अचानक सतीश के कानों से एक टकराई आवाज सुनकर सतीश की नींद टूट गई। सतीश ने आंखें खोलकर देखा तो सतीश के सामने वही लड़की थी। सतीश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आंखें बंद की और दोनों हाथों से आंखें मसलकर फिर से देखा। वह लड़की अभी भी वहीं थी। सतीश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, कान को बंद कर लिया और न सुनने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद सतीश ने आंखें खोलकर देखी तो वह लड़की वहां नहीं थी, वहां से वो जा चुकी थी। सतीश ने एक लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद फिर सतीश के कानों से एक आवाज टकराई, सतीश, सतीश। सतीश को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। सतीश ने आंखें खोलकर देखा तो सामने अमित खड़ा था। सतीश ने हैरान होकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अमित अभी भी वहीं खड़ा था। अमित को देखकर सतीश हैरान हो जाता है और आंखें खोलकर फिर से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि अमित ही है या कोई और। यह सुनिश्चित करने के पश्चात भी सतीश को वहां पर अमित ही दिखाई देता है। सतीश को इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा होता है। सतीश अमित को देखते ही गुस्से में उठकर उससे यह पूछने जाता है कि वह कहाँ था और अब तक सबसे मिलने क्यों नहीं आया। क्या मनोज को यह बात पता है कि अमित वापस आ गया है? सतीश ने गुस्से में सवालों की झड़ी लगा दी, पर अमित के मुंह से एक भी शब्द बाहर ना आया। सतीश हैरानी से अमित को देखने लगा कि वह इतने गुस्से में इतने सवाल पूछ रहा है, परंतु अमित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उसने कोई जवाब ही दिया। अमित केवल सतीश को देखकर मुस्कुरा रहा था। अमित सतीश को बिना कोई जवाब दिए चलने लगता है और सतीश के कमरे से बाहर आ जाता है। जब अमित सतीश को उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता और वापस चलने लगता है तो सतीश को थोड़ा सा अजीब लगता है। वह सोचता है कि अमित ठीक तो है ना। वह उसका पीछा करने लगता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सतीश वापस मनोज के कमरे में गया है कि नहीं। अमित आगे आगे चल रहा था। सतीश उसका पीछा कर रहा था। सतीश ने देखा कि मनोज के कमरे को पार करता हुआ अमित और कमरों को पार करता हुआ हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंच गया था। सतीश ने सोचा कि वह सबको यह बात बता दे। सतीश ने अपने पजामे की जेब में हाथ डाला, पर उसे वहां मोबाइल नहीं मिला। सतीश को याद आया कि उसने मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दिया था। सतीश सोचने लगा कि वह सबको बताने में समय बिता देगा तो फिर अमित को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वह अमित के पीछे पीछे जाने लगा।
अमित के पीछे जाते जाते सतीश ने देखा कि अमित उसे उसी रास्ते पर ले जा रहा है जहां वह गलती से चला गया था, उसी को ढूंढने। सतीश को डर लगने लगा। उसने अमित को कई बार आवाज दी, पर अमित मुड़ नहीं रहा था। वह सीधे उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ा जा रहा था। सतीश ने सोचा कि उसे भागकर अमित को रोक देना चाहिए। अभी वह रास्ता बहुत दूर है। सतीश ने भागकर अमित को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने अमित के कंधे पर हाथ रखा, सतीश ने देखा कि वह उस जगह पर नहीं है। वह दोनों अब उसी निषेध रास्ते पर खड़े हैं। सतीश की आंखें फटी रह गई। डर के मारे पसीना आने लगा। उसके मन में ख्याल आने लगा कि अभी तो वह उसी जगह पर खड़ा था। इस रास्ते पर वह अचानक कैसे आ गया? उसे यहां नहीं आना था। सतीश मन ही मन में बोलने लगा, काश मैंने सबको बता दिया होता, काश मैं सबको बुला लाता। अब अमित की तरह मैं भी कभी वापस हॉस्टल नहीं जा पाऊंगा। अब मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा। शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया। और अंदर से खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगा था सतीश। उसका दिल किया कि वह रो दे, पर डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर, आंसू, पसीना, कपकपाहट सब एक साथ आ रही थी। सतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रास्ते से कैसे निकले। वह समझ गया था कि वह उस लड़की के छलावे में फंस चुका है और जो भी इस रास्ते पर आया है वह कभी वापस नहीं गया। हालांकि सतीश को पहले यह गलतफहमी हो गई थी कि वह बच गया, वह हॉस्टल वापस आ गया, पर आज यह गलतफहमी दूर हो गई थी। सतीश रोते हुए चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं गलती से आया था। मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अचानक से वह लड़की सतीश की आंखों के सामने आ गई। सतीश के डर के मारे होश उड़ गए। आंखें बड़ी, चेहरे पर पसीना, दिल में घबराहट, शरीर में चिरकन, पर मानो सांप सूंघ गया हो। सतीश हिल भी नहीं सकता हो। वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। काले रंग का भारी भरकम लबादा पहना हुआ था, लंबे लंबे नाखून, अजीब सी बदबू। वह सतीश को भी वहीं लेकर गई जहां पर अमित को लेकर गई थी। सतीश ने देखा कि अमित का शरीर वहीं पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। जगह जगह खून जम गया था और उसका दिल निकाल लिया गया था। जो दिल दहला देने वाला नजारा कोई सोच भी नहीं सकता। सतीश उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा था और यह किसी और के साथ नहीं, उसके अपने दोस्त के साथ हुआ था। सतीश डर गया था, लेकिन ऐसा नजारा देखने के बाद उसे उल्टियां भी आने लग गई। सतीश अचानक बेहोश हो गया। सुबह हो चुकी थी। चिड़िया चहचहा रही थी। मनोज उठा और उसने सोचा कि वह सबको मिलेगा और यह सोचेगा कि किस तरीके से यह बात डीन तक पहुंचानी है ताकि डीन उन्हें अमित को ढूंढने में मदद करे। अचानक मनोज के रूम में दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। मनोज ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके दरवाजे के बाहर आनंद खड़ा था। आनंद के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह बदहवास हालत में वहां मनोज के पास पहुंचा था। मनोज ने उसे संभालते हुए कमरे में अंदर आकर बैठने को कहा। आनंद कमरे में अंदर आकर बैठ गया और उसने कहा कि भाई, सतीश भी गायब हो गया। आनंद के ऐसे बोलते ही मनोज के भी होश उड़ गए। आंखें बड़ी बड़ी हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। आनंद ने कहा, तू सही था भाई, तू सही था। उस रास्ते पर जो भी गया है वह वापस लौट कर नहीं आया। पहले अमित और अब सतीश, हमने अपने दो दोस्त खो दिए यार। और आनंद जोर जोर से रोने लगा। मनोज ने आनंद को संभालते हुए कहा, नहीं, हमने अपने दोस्तों को नहीं खोया है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हम उन्हें तब खो देंगे जब हम उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अब हम में से कोई भी अकेले उस रास्ते और जंगल में नहीं जाएगा। अब हम डीन से बात करेंगे। मनोज और आनंद दोनों निकलकर मोहित के कमरे की तरफ गए और उन्होंने मोहित को भी यह बात बताई। तीनों मिलकर डीन के पास गए। मनोज डीन के ऑफिस के सामने, क्या अंदर आ सकते हैं सर? डीन ने जवाब दिया, आ जाइए। सब लोग डीन के कमरे में आ जाते हैं। डीन ने कहा, कहिए क्या बात है? मनोज ने कहा, सर, हम लोग आपके कॉलेज विज्ञान के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। सर, हम आपसे जो कॉलेज के पास एक गुमनाम रास्ता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। डीन ने थोड़ा सा परेशान होकर कहा,
क्या जानना चाहते हैं? मनोज ने कहा, सर, हमने उस रास्ते के बारे में सुना है कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल है जो कि लोगों को मार देती है। क्या यह बात सही है? डीन ने नजरें चुराते हुए कहा, हो सकता है जो तुमने सुना हो सही है, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डीन हड़बड़ाकर पानी का ग्लास उठाते हैं तो उनके टेबल पर एक फोटो रखी होती है जो गिर जाती है। मनोज आगे बढ़कर उस फोटो को उठाता है तो देखता है कि जैसा अमित ने बताया था, यह लड़की वैसी ही दिखाई देती है। मनोज कुछ परेशान हो जाता है। मनोज ने कहा, सर, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह तस्वीर किसकी है? डीन ने खांसते हुए कहा, यह मेरी बेटी की तस्वीर है। यह फोटो देखकर मनोज कुछ परेशान था। मनोज के माथे पर पड़े बल और लकीरों को देखकर उसके दोस्त मोहित और आनंद उससे पूछते हैं कि क्या बात है मनोज, उस तस्वीर को देखकर तुम इतना परेशान क्यों हो गए? मनोज ने कहा, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि यह वही निषेध रास्ते वाली लड़की है। मैंने उसे देखा तो नहीं है, पर जैसा अमित बता रहा था वह वैसी ही दिखाई देती है। पर हम डीन से उनकी बेटी के बारे में ज्यादा कुछ पूछ भी ना सके। क्या पता उनकी बेटी जिंदा हो और मुझे गलत फहमी हुई हो, इसलिए मैंने डीन से उस वक्त कुछ नहीं कहा। पर पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है कि यह वही लड़की है। मोहित ने कहा, यार, हमने सर को यह बात तो बता दी कि अमित और सतीश दोनों नहीं मिल रहे, पर हमने उनसे मदद मांगी ही नहीं। सब लोग वापस लौटकर डीन के कमरे से वापस आ रहे होते हैं कि अचानक किसी के सिसकने की आवाज आती है। मोहित खिड़की से डीन के ऑफिस की ओर झांकता है। यार, सर तो रो रहे हैं। वह अपनी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए रो रहे थे। वे तीनों वापस डीन के ऑफिस में जाते हैं। अचानक से डीन के कानों में कमरे के दरवाजे के खटखटाने की आवाज पड़ती है। वह चौंक जाते हैं, रुमाल से फटाफट अपने आंसुओं को पूंछ लेते हैं और बोलते हैं, कौन है, अंदर आ जाओ। मोहित ने कहा, सर माफ कीजिएगा, आपसे काम की बात तो करना हम भूल ही गए। डीन ने कहा, हाँ हाँ, कहो क्या बात है। मनोज ने कहा, सर, ये जो निषेध रास्ता है, हमें उसके बारे में जानना था। हमारे दोस्त वहां फंस गए हैं। हम उन्हें निकालना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। परसों अमित गया था और कल सतीश चला गया और दोनों में से कोई वापस नहीं आया। डीन ने कहा, इतना सब हो गया और तुम लोग मुझे अब खबर कर रहे हो। वह जंगल का क्षेत्र है, वहां कोई जंगली जानवर या कोई और खतरे ने तुम्हारे दोस्तों को घेर लिया होगा, तो तुम लोग पहले बता देते तो और अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हम तुम्हारे दोस्तों को वापस लेकर आएंगे, पूरी टीम लेकर वहां जाएंगे। मनोज ने कहा, जी सर, पर सर, वहां जाने से पहले हमें उसके बारे में पूरे तरीके से पता होना चाहिए। डीन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मनोज ने कहा, सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अमित और मनोज गायब होने से पहले कुछ देर के लिए हम लोगों से मिले थे। उस वक्त के दौरान उन्होंने उस निषेध रास्ते पर एक लड़की के होने की बात बताई और उसके बारे में भी बताया कि वह कैसी दिखती है। उससे ज्यादा और दोनों नहीं समझ पाए। हमने उस रास्ते के बारे में कई अफवाहें सुनी हैं सर, जैसे कि उस रास्ते पर कोर्ट डायन रहती है जो कि लोगों को मार देती है, और उस रास्ते पर जो भी गया है आज तक जिंदा वापस नहीं आया। होने को तो सर यह भी हो सकता है कि वहां कोई गिरोह हो जो यह काम कर रहा हो और लोगों को मार देता हो। डीन ने कहा, पर कोई गिरोह ऐसा क्यों करेगा? मनोज ने कहा, हो सकता है लूट के लिए यह अफवाह उड़ाई गई हो कि वहां डायन है। लड़की के जरिए वे लोगों को बहलाकर अपने तक लाते हो और फिर उन्हें लूट लेते हो, और जब उन्हें लगता हो कि लोग उन्हें पहचान लेंगे तो वह लोगों को मार देते हैं। डीन ने कहा, हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वह सही हो, पर हमें इसके लिए उस जंगल में एक टीम लेकर जाना जरूरी है। डीन से यह बात सुनने के बाद मनोज डीन से पूछता है कि सर, हम कब अपनी टीम लेकर वहां जाएंगे? डीन कहते हैं कि मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, हम जल्दी वहां जाएंगे। हो सकता है कि कल सुबह हम लोग यहां से निकले। मनोज ने कहा, ठीक है सर। ऐसा कहकर तीनों वहां से चले जाते हैं। तीनों के जाने के बाद डीन सर काफी परेशान हो जाते हैं।
डीन मन ही मन में बोलते हैं, हे भगवान, उन दोनों बच्चों को कुछ ना हुआ हो, वरना इस हॉस्टल और कॉलेज में एडमिशन मुश्किल हो जाएगा और साथ ही में मेरी बेटी की जो बदनामी होगी वह अलग। डीन रुमाल से अपने चेहरे के पसीने को पोंछते हैं। काफी रात हो चुकी है, सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अचानक से रात को मोहित का मन बेचैन होने लगता है। मोहित को काफी बेचैनी हो रही थी, पसीना आ रहा है, अजीब सी उलझन हो रही है। मोहित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोहित परेशान हो जाता है और वह मनोज के पास आकर बात करता है। मनोज सोने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज पड़ती है। मनोज दरवाजा खुलता है तो देखता है कि उसके सामने मोहित खड़ा है। मनोज ने कहा, क्या बात है भाई मोहित, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मोहित ने कहा, भाई बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे पास आकर सो जाऊं। मनोज ने कहा, ठीक है भाई, सो जा। दोनों सोने के लिए लेटे तो होते हैं, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर होती है। इधर आनंद भी बहुत परेशान होता है, उसे भी नींद नहीं आ रही होती। फिर से मनोज के कमरों में खटखटाने की आवाज आती है। मनोज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने आनंद खड़ा है। मनोज आनंद को भी अंदर आने को कहता है। आनंद ने कहा, भाई मैं कब से सोने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, तुम दोनों की तरह मुझे भी नींद नहीं आ रही। जब से अमित और सतीश गए हैं तब से पता नहीं क्यों मन में अजीब सा डर लग रहा है और नींद भी नहीं आ रही। मोहित ने कहा, हाँ भाई तू सही कह रहा है, हमें पता है कि कल हमें डीन सर के साथ जाना है, फिर भी देख आज नींद नहीं आ रही। उन दोनों को ढूंढने के लिए पता है जगना पड़ेगा और बहुत ताकत भी चाहिए, पर फिर भी नींद नहीं आ रही यार। बस वह दोनों सही सलामत मिल जाए और हम लोग वापस आ जाएं। मनोज ने कहा, तू सही कह रहा है, बस ये रात कैसे भी कट जाए। रात तो जैसे तैसे बातों ही बातों में आंखों में कट गई और डर इतना था कि किसी की आंखों में नींद ही नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। मनोज के कमरे में सूरज की रोशनी ने अपनी दस्तक दे दी थी। चिड़िया चहचहा रही थी। सब लोग तैयार हो गए और डीन के कमरे की तरफ निकल गए। मनोज ने डीन के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। डीन सर समझ गए थे कि कौन आया है, इसलिए उन्होंने अंदर आने को कहा। डीन ने कहा, तुम लोग तैयार रहो, बस टीम आ ही रही है। मोहित ने कहा, जी सर। सब लोग मिलकर जंगल की तरफ चल दिए। जब वह लोग जंगल पहुंचे तो वहां पर डीन की बुलाई हुई टीम पहले से ही मौजूद थी। इस टीम में कुछ पुलिस वाले थे। मोहित, आनंद और मनोज पुलिस को देखकर कुछ घबरा गए, पर फिर तीनों ने सोचा कि उन दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस से अच्छा कोई और नहीं मिलेगा। सब लोग उस निषेध रास्ते में आगे बढ़ गए और जंगल में चारों तरफ फैल गए। मनोज, मोहित, आनंद एक साथ, डीन और 2 पुलिस वाले एक साथ और कुछ पुलिस वाले एक साथ 3 दिशाओं में फैल गए थे। उन लोगों को ढूंढने में आसानी हो, इसीलिए टीम को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। सब लोग गंभीरता से, मुस्तैदी से उन दोनों को ढूंढने में जुट गए। ढूंढते ढूंढते अब 2 घंटे हो चुके थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। अचानक से मोहित के कानों में एक आवाज पड़ी, मोहित, मोहित। मोहित ने पलटकर देखा तो देखा कि उसके सामने सतीश खड़ा है। मोहित उसे खुशी से गले लगाने के लिए भागा। मोहित ने देखा कि सतीश भी भाग रहा है। मोहित ने सोचा कि वह आनंद और मनोज दोनों को बता दें, पर उसने देखा कि उसके आसपास तो कोई नहीं है। मोहित हैरान हो गया। मोहित को कुछ अजीब लगा। मोहित ने देखा कि उसके आसपास अब कोई भी नहीं है। उसने सबको आवाज लगाने की कोशिश की, पर पलटकर किसी ने भी उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया। मोहित को डर लगने लगा। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, शरीर थरथरा रहा था। मोहित मन ही मन में कहने लगा, सब कहां चले गए? अभी तो सभी ही थे। मोहित रोने लगा। मोहित ने देखा कि उसके सामने एक लड़की जैसी कोई आकृति खड़ी है। मोहित की आंखें बड़ी हो गई। मोहित को डर लगने लगा और उसे अमित और सतीश दोनों की बातें याद आ गई। मोहित को अचानक से लगता है कि सब लोग गायब हो गए हैं। वह जंगल में बदहवास से इधर उधर भागने लगता है। बहुत दूर तक भागने के बाद भी, इधर उधर देखने के बाद भी जब मोहित को कोई दिखाई नहीं देता तो मोहित का डर बढ़ जाता है।
मोहित को पसीना आने लगता है और डर से शरीर थरथराने लगता है। मोहित अपने दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने की कोशिश करता है, मनोज, आनंद, मनोज, आनंद, और रोने लगता है, कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ हूं, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए तुम लोग? मोहित को लगता है कि जब उसे कोई नहीं मिलेगा तो उसे अब जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए, अकेले ही। मोहित जंगल से बाहर निकलने के लिए चलने लगता है। उसे बस जंगल ही जंगल दिखाई देता है, कोई सड़क नहीं। मोहित परेशान होकर अपने दोनों हाथों को बालों में फेरने लगता है और अपने चेहरे का पसीना भी पूंछने लगता है। मोहित एक लंबी सांस लेता है और मुंह से सांस छोड़कर खुद को आश्वस्त करता है। मोहित मन ही मन में बोलता है, कोई नहीं, मैं निकल जाऊंगा। जंगल बड़ा है पर मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। हर तरफ चलते चलते अब मोहित बहुत थक गया था। मोहित को चलने और थकान के कारण अब दर्द भी होने लगा था और उसमें अब और चलने की हिम्मत बाकी न थी। मोहित हार मानने लगा था। सब लोग जंगल से जा चुके थे। पुलिस ढूंढते ढूंढते हार गई थी, उन्हें कोई सुराग ना मिला। अब दिन भी ढलने लगा था और शाम चारों ओर अपने पैर पसार रही थी। सब लोग हॉस्टल वापस आ गए। सब लोग बहुत परेशान थे। सब लोगों की परेशानी का कारण था कि वह अमित और सतीश को तो ढूंढ नहीं पाए थे, पर मोहित, उसे भी वह लोग को खो आए। अब उस जंगल में 2 नहीं 3 लोगों को तलाश करना था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह जंगल लोगों को निगल जाता है, एक एक करके, पहले अमित, फिर सतीश और अब मोहित। सब लोग डरे हुए थे कि अगली बारी अब किसकी होगी, मनोज, आनंद या कॉलेज के डीन या कोई और। शाम हो गई थी। मोहित बहुत परेशान था। परेशान होकर वह एक पत्थर पर बैठ गया। थक तो चुका ही था। मोहित ने हार भी मान ली थी। मोहित ने मान लिया था कि अब वह जंगल से वापस लौटकर नहीं जाएगा। अब या तो उसे कोई लेने आएगा या फिर वह भी इस जंगल में गुमनाम हो जाएगा। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, बहुत सी बातें चल रही थीं जो वह किसी से नहीं कह सकता था। उसके पास कोई था ही नहीं जो उसे सुनता। मोहित थक गया था तो उसकी आंख लग गई। अचानक से मोहित को किसी की आहट सुनाई दी। कुछ पत्ते खड़खड़ा रहे थे जिसकी वजह से मोहित की नींद टूट गई। अब उसकी थकान भी दूर हो चुकी थी। दर्द भी शरीर में थोड़ा कम हो गया था। मोहित ने आंख खोलकर देखा तो उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति एक लड़की की थी। मोहित को अपने दोस्तों की बात याद आई। वह पत्थर से जल्दी से खड़ा हुआ और भागने लगा, जैसे कि वह उससे बच जाएगा। वह बुरा साया उसे ढूंढ नहीं पाएगा और उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मोहित भागता रहा। भागते भागते अब उसकी सांस उखड़ने लगी। वह थक कर जैसे ही बैठा तो देखा वही आकृति उसके सामने खड़ी थी। मोहित फिर उठकर भागने लगा और भागते भागते गिर गया। फिर से वह आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब मोहित में जान नहीं बची थी। वह भाग नहीं सकता था। वह थक गया था। मोहित ने कांपते हुए उस आकृति से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और मोहित को भी वहीं लेकर गई जहां सतीश और अमित को लेकर गई थी। वहां सिर्फ मोहित और अमित नहीं बल्कि कई लाशें थीं। कई लोग मर चुके थे। सबके शरीर से दिल गायब था और शरीर पर कई चोटों के निशान। यह सब नजारा देखते ही मोहित की हालत खराब हो गई। मोहित को ख्याल आने लगा कि अब वह नहीं बचेगा। उसके साथ भी अब वही होने वाला है जो उन सब के साथ हुआ है। पर मोहित आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? उसने मोहित को कोई जवाब नहीं दिया और मोहित का भी वही हश्र हुआ जो बाकी लोगों का हुआ। हॉस्टल में सुबह हो चुकी थी। सब लोग नींद से जग चुके थे। मनोज और आनंद को नींद ही नहीं आई थी। वह दोनों लोग 2 रात से नहीं सोए थे। दोनों को दोस्तों को खोने का गम भी था और डर भी। कॉलेज में सब लोग परेशान थे कि कैसे पता लगाया जाए और लोगों को कैसे वापस लाया जाए। कॉलेज का पियून तभी टीम के कमरे में आया। उस कमरे में मनोज और आनंद दोनों मौजूद थे। पियून ने डीन और बच्चों की सारी बातें सुन ली थीं। पियून की काफी उम्र हो चुकी थी, पर वह वफादार था तो आज भी उस कॉलेज में काम कर रहा था। पियून ने कहा, साहब, मैंने आप सब लोग की सारी बातें सुन ली है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। डीन ने कहा, हाँ कहो। पियून ने कहा,
साहब, मैं जहां रहता हूं ना, वहां एक साहब रहते हैं जो किसी व्यक्ति का सामान छूकर उसके बारे में बता सकते हैं। क्यों ना हम इस मामले में उनकी मदद लें? डीन ने कहा, हाँ, यह सही रहेगा, तो मदद के लिए हमें उनके पास जाना होगा। पियून ने कहा, नहीं साहब, मैं सिफारिश करके उनको यहां ले आऊंगा। वह लोगों की मदद करते हैं। डीन ने कहा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उनसे बात करो। सब लोग कॉलेज का दिन खत्म होने के बाद हॉस्टल वापस चले गए और डीन अपने घर। सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। मनोज और आनंद, जो 2 रातों से नहीं सोए थे, आज उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी और कल अपने दोस्तों के बारे में कुछ पता लगने की उम्मीद भी थी, तो वह आज सो रहे थे। कॉलेज के डीन का पूरा नाम क्रांति शर्मा था। मिस्टर क्रांति गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से आधी रात को उन्हें महसूस हुआ कि उनके गालों पर कोई हाथ फेर रहा है। उन्हें लगा कि यह हाथ उनकी पत्नी का है। उन्होंने झटक दिया और करवट बदलकर सोने लगे। फिर उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके गालों को सहला रहा है। अब उनके कानों से एक आवाज टकराई, पापा। मिस्टर क्रांति काफी गहरी नींद में थे, फिर भी यह आवाज उनके कानों से जैसे ही टकराई, उनकी नींद पूरी तरह से टूट गई। वह भौंचक्के होकर बैठ गए। देखा तो आसपास कोई नहीं था। उस कमरे में उनकी पत्नी और उनके सिवा कोई नहीं था। मिस्टर क्रांति मन ही मन में सोचने लगे, मुझे भ्रम हुआ होगा, आज बेटी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया, शायद सो जाना चाहिए। सुबह हो चुकी थी। चिड़िया चहचहा रही थी। चिड़ियों के कलरव से उनकी नींद टूटी। मिस्टर क्रांति फटाफट तैयार होकर कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचकर मिस्टर क्रांति अपने ही कमरे में पियून का इंतजार करने लगे। अचानक से मिस्टर क्रांति को अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उन्होंने अंदर आने को कह दिया। उन्हें लगा कि पियून होगा। दरवाजे पर मोहित और आनंद थे। दोनों डीन के कमरे में आ गए। मोहित और आनंद एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग सर। डीन ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, बैठिए। तभी एक और खटखटाहट की आवाज आई। अब की बार दरवाजे पर पियून किसी के साथ खड़े थे। डीन ने उन्हें अंदर आने को कहा। अंदर आने के बाद पियून ने डीन से उनका परिचय करवाया। पियून बोले, सर, यह है गणेश प्रसाद। ये वही है सर जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। गणेश प्रसाद को देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी समस्या और पहेली का हल मिल गया है। मिस्टर क्रांति खड़े होकर गणेश प्रसाद को सम्मान देते हुए बैठने का आग्रह करते हैं। गणेश प्रसाद भी आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं और उसके बाद उन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। मनोज गणेश प्रसाद को अब तक की हुई सारी घटना का हाल बताने लगता है कि किस प्रकार अमित, उसके बाद सतीश और फिर उन दोनों को ढूंढने के दौरान मोहित अचानक से उस जंगल में गायब हो गया। मनोज यह सब बताने के बाद उनसे कहता है कि सर, मुझे लगता है कि यह किसी ऊपरी शक्ति या हवा का साया है। जैसा कि मैंने उस जंगल के बारे में सुना है कि उस जंगल में एक डायन रहती है जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। गणेश प्रसाद कहता है, शायद इसीलिए आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है। इस कॉलेज के 3 बच्चे गायब हो गए और जैसा कि तुमने उस सुनसान सड़क के बारे में बताया, वहां जाकर कोई वापस लौट के नहीं आया और उसके आसपास जो जंगल है वह भी बहुत भयानक है। मनोज, तुम्हारे दोस्तों के बारे में बताने के लिए मुझे उनका कोई सामान जो उन्होंने इस्तेमाल किया हो, जिसका इस्तेमाल अब तक उनके अलावा किसी और ने ना किया हो, आज के तौर पर जब से वह गायब हुए हो, क्या मुझे मिल सकता है? मनोज ने कहा, जी सर, मेरे पास अमित की टी शर्ट है जो उसने आखिरी बार पहनी थी गायब होने से 1 दिन पहले। गणेश प्रसाद ने अमित की टी शर्ट को हाथ में लिया और आंख बंद करके अमित की टी शर्ट से वह यह पता लगाना चाह रहे थे कि अमित की अभी के समय में क्या स्थिति है। गणेश प्रसाद ने अचानक से अमित की टी शर्ट को दूर फेंक दिया। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था और सांस भी तेज चलने लगी थी। तुम्हारा दोस्त मर चुका है। वह आज नहीं मरा, बल्कि वह उस दिन ही मर गया था जिस दिन वह गायब हुआ। यह सुनते ही मनोज और आनंद दोनों रोने लगे। वह समझ चुके थे कि जैसे अमित मर गया है, वैसे ही उनके बाकी दोस्त सतीश और मोहित भी मर गए हैं। मनोज ने अपने पास से सतीश और मोहित की तस्वीर निकाली और गणेश प्रसाद को दिखाया। सर,
क्या जहां पर आपने अमित की लाश देखी वहां पर इन दोनों को भी देखा था? गणेश प्रसाद ने कहा, हाँ, वहां इन दोनों की भी लाश है। इन लोगों की मौत कोई आम मौत नहीं हुई है। इनकी लाशों से दिल गायब है। ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और दिल दहल गया कि इतनी भयानक मौत इन्हें किसने दी और क्यों। गणेश प्रसाद ने पानी पीने के लिए अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया तो अचानक से डीन के टेबल पर रखा हुए फोटो फ्रेम पर उनकी नजर टकरा गया और उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। गणेश प्रसाद ने डीन से पूछा कि माफ कीजिएगा, क्या मैं यह तस्वीर देख सकता हूं? डीन ने कहा, जी बिल्कुल। गणेश प्रसाद ने कहा, यह आपकी बेटी की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या वह कल रात आपसे मिलने आई थी? डीन ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि वह मुझसे मिलने आई है, पर जब मैंने उसे देखने की कोशिश की तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है। गणेश प्रसाद ने कहा, नहीं, यह आपका भ्रम नहीं है, वह आपसे मिलने आई थी। यह बात सुनते ही डीन रोने लगे। गणेश प्रसाद ने कहा, रोइए मत सर, आपकी बेटी आपसे मिलकर चली गई। डीन बोले, मैं जानता हूं यह सब मेरी बेटी ने ही किया है, और वह और जोर से रोने लगे। मैं उसकी बदनामी नहीं चाहता था, पर शायद यही होना था। मैं नहीं चाहता था कि कोई यह जाने कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। वह अब इस दुनिया से जा चुकी है। मरने के बाद मैं उसकी बदनामी नहीं चाहता था। गणेश प्रसाद बोले, आप बुरा ना माने तो क्या आप हमें अपनी बेटी के बारे में बता सकते हैं? मिस्टर क्रांति शुरू से सब कुछ बताने लगे। जी, यह मेरी बेटी की तस्वीर है। मेरी बेटी को मरे हुए करीब 22 साल हो चुके हैं और यहाँ नौकरी करते हुए मुझे करीब 32 साल। जब मैं यहाँ नया नया आया था कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में तो मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी और मेरी बेटी भी उस वक्त 10 साल की थी। यहाँ आने के बाद समय कब कैसे चला गया पता ही नहीं चला। देखते ही देखते वह बड़ी हो गई। वह उसके स्कूल का आखिरी साल था। मेरी बेटी अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। मैं मेरी बेटी की पढ़ाई पर जोर देता था और उससे बात भी बहुत कम कर पाता था। कॉलेज में ही मेरा अधिकतर समय चला जाता था और कॉलेज के कुछ ऐसे लड़के जो कि जीवन में कोई लक्ष्य ना लेकर चलते थे, उन्हें देखकर मुझे खींच होती थी, जिसकी खींच कुछ हद तक मैं अपनी बेटी पर भी उतारता था। मैं हमेशा उसे पढ़ने के लिए ही कहा करता था। कभी उसके साथ बैठकर बात करने का समय ना निकाल पाया। मेरे काम के चलते मेरी बेटी और मेरे बीच में काफी दूरियां आ गई। प्यार तो था, पर दूरी बढ़ गई थी। स्कूल के दौरान ही मेरी बेटी की जिंदगी में एक लड़का शामिल हो गया। इस बात से मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ था और उसे बहुत डांटा भी था कि वह इन सब से दूर रहे। मैं चाहता था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ हासिल करे, किसी लड़के के पीछे अपने वक्त को जाया ना करे, और वह भी ऐसा लड़का जो खुद ही समय को यूं ही गवा देने वाला हो, जिसे अपनी जिंदगी का खुद ही लक्ष्य ना पता हो। मैंने मेरी बेटी से बात करना भी बंद कर दिया क्योंकि उसका अपनी पढ़ाई को लेकर और उस लड़के के प्रति रवैये में कोई बदलाव मैंने महसूस नहीं किया। मुझे बुरा लगने लगा कि मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा वह लड़का सही लग रहा था। वह उसकी बातों में आ रही थी। उस दिन उसके स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी और वह अपने कक्षा के कुछ बच्चों के साथ यहाँ घूमने आई थी। उस ग्रुप में कुछ लड़के भी थे। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से सोचा कि मुझे अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। मैं उससे मिलने गया, पर उसने मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात की और कहा कि मैं वहां से चला जाऊं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं वहां से तुरंत चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि चाहे जो भी हो, वह मेरी बेटी है और मुझे उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ होना चाहिए। उसके ग्रुप में कुछ लड़के भी हैं। मैं जब वापस गया तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। मैंने सोचा कि मुझे अपनी बेटी का इंतजार वही करना चाहिए। मैंने अपनी बेटी का इंतजार करना शुरू किया। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी। इंतजार करते करते मैं थक गया था, पर अभी इंतजार कर रहा था, पर वह नहीं आई। मेरी बेटी लौटकर नहीं आई। मैंने उसके दोस्तों के घर फोन किया। वह सब अपने घर पहुंच चुके थे।
वह लड़का भी जिसके साथ मेरी बेटी घूमती थी, उसका नंबर मुझे उसकी एक सहेली से मिला था। मैंने पुलिस में खबर करवाई। पुलिस ने छानबीन की पर कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक शोर आया कि जंगल में एक लड़की की लाश है। हम सब ने वहां जाकर देखा और वो रोने लगे। मिस्टर क्रांति जोर जोर से रोने लगे। वह कोई और नहीं, मेरी बेटी ही थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। मुझे देर हो गई थी। मैं समय से पहुंच जाता तो शायद अपनी बेटी को बचा पाता। मुझे लगता है तुम लोग जिस डायन की बात कर रहे हो यह वही है, क्योंकि यह हादसे करीब 22 साल से हो रहे हैं। गणेश प्रसाद बोले। शांत हो जाइए मिस्टर क्रांति, आप चिंता मत कीजिए। अगर यह आपकी बेटी भी है तो हम कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। मिस्टर क्रांति ने खुद को संभाला। एक ऐसे पिता ने जिसने अपनी बेटी खो दी थी, इकलौती बेटी, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी वह। मिस्टर क्रांति अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब वह पैदा हुई थी तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी को पूरा करने वाला उनका अंश दुनिया में आ गया। बेटी के रूप में पाकर उसे वह निहाल थे। उन्होंने उसको नाम दिया था काव्या। काव्या जब पहली बार हंसी, जब पहला कदम उठाकर आगे बढ़ी, जब पहली बार उसने पापा बोला, सब याद आने लगा था मिस्टर क्रांति को। कैसे याद ना आता। एक पिता ने अपनी बेटी को खोया था। वह फफक फफक कर रो पड़े। गणेश प्रसाद बोले, मिस्टर क्रांति आप प्लीज शांत हो जाइए। मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूं, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर यह आपकी बेटी है तो भी उसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए, उसे शांति मिलनी चाहिए। क्या आपकी बेटी का कुछ सामान मुझे मिल सकता है? मिस्टर क्रांति ने गणेश प्रसाद को एक लॉकेट पकड़ाया जिसमें उनकी बेटी और उनकी तस्वीर थी जो उनकी बेटी पहना करती थी। गणेश प्रसाद ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और छुआ और आंख बंद करके बैठ गए। वह जानना चाहते हो कि इस वक्त काव्या की रूह क्या कर रही है या क्या महसूस कर रही है। उन्होंने देखा कि काव्या की रूह उसी जंगल में है। चारों तरफ पेड़ और एक कुआं। काव्या के चारों तरफ एक सफेद रोशनी थी और गणेश प्रसाद को एक अच्छी अनुभूति दे रही थी। उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि काव्या एक ऐसी रूह है जो इतने सारे लोगों की मौत का कारण हो सकती है या इतनी बेरहमी से किसी को मरने के बाद भी मार सकती है। उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, किसी पवित्र आत्मा के होने की। गणेश प्रसाद की रूह भी इस वक्त उसी जंगल में काव्या के पास थी और काव्या की रूह भी उन्हें महसूस कर सकती थी। वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। गणेश प्रसाद मन ही मन सोचने भी लगे कि यदि इतनी सारी मौतों का कारण काव्या की रूह नहीं है तो कौन है। गणेश प्रसाद के मन में सोचते ही काव्या की रूह ने उनसे कहा, यहां मन में भी मत सोचिए वरना वो सुन लेगी। गणेश प्रसाद ने कहा, कौन सुन लेगी? काव्या की रूह ने कहा, वहीं उसका राज चलता है यहां। अब गणेश प्रसाद काव्या की रूह से बात कर रहे थे। गणेश प्रसाद ने कहा, किसका राज चलता है यहां? काव्या की रूह ने कहा, आप अभी चले जाइए यहां से वरना वह आपको भी कैद कर लेगी। गणेश प्रसाद ने जंगल में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि वहां कई सारी पवित्र रूहें कैद है। उनकी चारों तरफ सफेद रोशनी है, लेकिन सब किसी न किसी माध्यम से बंधी हुई है। वह ये देखकर हैरान थे। गणेश प्रसाद का शरीर बेचैन होने लगा था। यहां मिस्टर क्रांति, मनोज और आनंद को उनकी चिंता होने लगी। काव्या का लॉकेट लेने से पहले उन्होंने सबको बताया था कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो तो उनके पास भगवान की कोई मूर्ति या कुछ सामान लाकर रख दे और काव्या का लॉकेट उनके हाथ से छीन ले। सबने यही किया और गणेश प्रसाद अब होश में आ गए थे। वो पसीने से तरबतर थे। गणेश प्रसाद ने कहा, मिस्टर क्रांति, वह आपकी बेटी नहीं है, वह आपसे मिलने आई थी कल। उसकी रूह उतनी ही पावन है जितनी पावन वह तब थी जब वो जिंदा थी। वह तो बस आपसे मिलने आई थी और इन सब मौतों के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, ये कोई और ही कर रहा है। उस जगह पर केवल आपकी बेटी ही नहीं बल्कि बहुत सी आत्माएं कैद हैं, बहुत सी पवित्र आत्माएं हैं, और जाने वह रूह क्या चाहती हैं और किसकी है। मिस्टर क्रांति ने कहा, पर हम यह कैसे पता लगाएंगे कि यह किसकी रूह कर रही है?
गणेश प्रसाद ने कहा, इसके लिए हमें जंगल जाना होगा। उसका कोई भी सामान यदि मेरे हाथ लग गया तो मैं पता लगा लूंगा कि वह कौन है। मिस्टर क्रांति ने कहा, फिलहाल तो देरी हो चुकी है गणेश प्रसाद, हमें कल चलना चाहिए ताकि रोशनी में हम आसानी से कुछ सुराग भी ढूंढ सकें। सुबह हो चुकी थी, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। गणेश प्रसाद मिस्टर क्रांति के कमरे में आ चुके हैं और इस वक्त वह लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार वह लोग मिलकर रूह के सुराग को ढूंढेंगे। मनोज ने कहा, मुझे नहीं लगता कि केवल हम लोग उस सुराग को ढूंढने में सक्षम होंगे, हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। मिस्टर क्रांति फिर से पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें जंगल में जाने के लिए कहते हैं। इंस्पेक्टर ने उधर से जवाब दिया, मिस्टर क्रांति, मैंने आपकी बात सुनी, पर जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार भी जब हम लोग उस जंगल में गए थे तो हमें किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं प्राप्त हुआ था और हम अमित और सतीश की खोज में गए थे, लेकिन हमने मोहित को भी वहीं खो दिया था। मुझे डर है कि इस बार हम किसी और को ना खो दें। मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी और ने उन लोगों को मारा होगा, बल्कि वह जंगल इतना बड़ा और भयावह है कि वहां पर कोई रुक जाए तो उसकी मौत वैसे ही निश्चित है। अब इस खोज को जारी रखना बेवजह होगा। मिस्टर क्रांति ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं समझ रहा हूं, पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि आप उस बात को समझ पाएंगे। परसों रात मेरे से मेरी मरी हुई बेटी मिलने आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मरे हुए लोग नहीं आते। मिस्टर क्रांति, आपको गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर क्रांति ने कहा, मुझे भी यही लगा था इंस्पेक्टर कि मुझे भ्रम हुआ है, पर वह मेरा भ्रम नहीं था। यहां हमारे साथ गणेश प्रसाद बैठे हैं जो कि किसी व्यक्ति के सामान को छूकर उसकी उस समय की स्थिति को बता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी की आत्मा उस जंगल में फंस गई है जिसे किसी ने बांधा हुआ है। मैं उसे मुक्त कराना चाहता हूं और उसके साथ साथ वहां पर और बहुत सारी आत्माएं कैद हो चुकी हैं जिन्हें मुक्त कराना है। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मिस्टर क्रांति, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं। यह मेरे लिए बहुत अजीब है। मिस्टर क्रांति ने कहा, इंस्पेक्टर, हम बस आपकी मदद चाहते हैं ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था मेरी बेटी के साथ। इंस्पेक्टर ने कहा, क्रांति जी, आपने पुलिस को फोन किया है मदद के लिए, तो पुलिस आपकी मदद में जरूर आएगी, पर मैं अभी यही कहूंगा कि मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है और उस घने जंगल में कोई सुराग मिलना इतना आसान भी नहीं होगा। हम एक बार कष्ट कर चुके हैं। मिस्टर क्रांति ने कहा, कृपया कर मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अभी अपनी टीम लेकर वहां पहुंच रहा हूं। तब तक आप लोग तय कर लीजिए कि क्या करना है। सब लोग उसी अनजान रास्ते पर पहुंच गए हैं। पुलिस भी वहां पहुंच गई। सबने तय किया कि जंगल के अंदर जाकर सुराग की खोज की जाएगी। सब जंगल के अंदर आ जाते हैं। जंगल में आने के बाद सब लोग एक साथ ही जा रहे होते हैं, क्योंकि पिछले बार जब 3 टुकड़ी बांटी गई थी तो मोहित को खो दिया गया था। इस बार सब लोग एक साथ थे। सब लोग सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। सबका मन काफी विचलित हो जाता है। तभी गणेश प्रसाद कहते हैं कि हमें एक कुएं के पास ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने काव्या की आत्मा को देखा था तो वह आत्मा कुएं के पास बैठी हुई थी। मिस्टर क्रांति, आनंद और मनोज गणेश प्रसाद की बात से सहमत हो जाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, पर पुलिस वालों को उन पर विश्वास नहीं होता। फिर भी वे उनकी बात मानकर तलाश में निकलते हैं। जंगल का पहला कुआं उन्हें मिल जाता है, पर गणेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने आसपास वातावरण देखा था वैसा वातावरण उस कुएं के पास नहीं है। तब सब लोग आगे बढ़कर दूसरे कुएं की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनको वही कुआं मिल जाता है जिसके आसपास गणेश प्रसाद ने काव्या की आत्मा को देखा था। गणेश प्रसाद ने कहा, हाँ, यही है वह कुआं जिसके आसपास मैंने काव्या की आत्मा को देखा था। सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, वैसे ही पेड़ पौधे, सब कुछ। हमें यही कुछ तलाशने की कोशिश करनी चाहिए।
सब लोग गणेश प्रसाद की बात से सहमत हो आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु किसी के हाथ कुछ खास नहीं लगता। सब लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता। सब हार के कहीं और तलाशने की सोचने लगते हैं। इंस्पेक्टर हवलदार से कहता है, किन लोगों की बात मान ली? एक तो यह मिस्टर क्रांति और दूसरा गणेश प्रसाद। अजीब सी बात करने वाले हैं दोनों लोग। इनकी बातों में आकर हमने यह फैसला किया। सब लोग आगे बढ़ने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि मनोज का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। मनोज उठकर देखता है तो वहां एक भारी सी तलवार रखी हुई थी। मनोज वह तलवार देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस जंगल में तलवार, यहां कोई खजाना भी हो सकता है। इतने में तेजी से गणेश प्रसाद मनोज की ओर बढ़ते हैं और उस तलवार को पकड़ते हैं। उस तलवार को छूते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। वह समझ जाते हैं कि यह तलवार उसी की है जिसका इस जंगल पर राज है। गणेश प्रसाद ने तलवार पकड़ी और झटके के साथ छोड़ दी। उन्हें अजीब सा एहसास हुआ था। गणेश प्रसाद अभी सोच ही रहे थे कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, जोर का तूफान आ गया। जंगल के सभी पत्ते खड़खड़ हिलने लगे और हवा के साथ उड़ने लगे। जोर से आंधी चलने लगी, पत्ते, धूल सब उड़ने लगे, पेड़ जोरों से हिलने लगे। जोर की चल रही इस आंधी की वजह से सब लोग परेशान हो गए। सभी अपनी आंखों में धूल जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अपनी आंखों को हाथों से ढक रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे कि आसपास अचानक क्या होने लगा। अचानक से जंगल का मौसम कैसे बदल गया। गणेश प्रसाद ने कहा, वही है, ये वही है जिसकी तलवार है। उसने अपने आने का संदेश भिजवाया है। मनोज ने कहा, कौन है सर, कौन है? वह किसकी बात कर रहे हैं आप? गणेश प्रसाद ने कहा, मैं ये खुद नहीं जानता कि वह कौन है। मैं बस इतना जानता हूं कि वह आ रही है। ये तलवार उसी की है। अचानक पूरा जंगल एक जोर की हंसी के साथ गूंज उठा। सब लोग डर गए, इधर उधर देखने लगे, कोई नहीं था। सब परेशान हो गए कि अचानक सफेद रोशनी के साथ कुछ आत्माएं सामने आई। वह सब आत्माएं रो रही थीं और फिर एक काले कपड़े में लैस एक और आत्मा वहां पहुंच गई। वह जोरों से हंस रही थी और अकेली वही आत्मा थी जो हंस रही थी। पुलिस वाले यह सब दृश्य देखकर हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, आत्माओं जैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने तो यही सुना था कि आत्माओं जैसा कुछ नहीं होता और यह सब एक भ्रम जाल है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी आंखों को बार बार अपने हाथ से मिलकर आंखें बड़ी करके देख रहे थे, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि यह सब कुछ सच है। उन्हें लग रहा था जैसे कि यह सब या तो कोई सपना है या उनका भ्रम। आत्माएं, चुड़ैल, डायन सच नहीं हो सकती। इसके बाद अचानक पुलिस इंस्पेक्टर को चक्कर आया और वह वहीं बेहोश हो गए। उनके हवलदार उन्हें पकड़कर बैठ गए। मनोज, आनंद, गणेश प्रसाद और मिस्टर क्रांति चारों डर से कांप रहे थे। उनकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। वह आंखों से उस आत्मा को देख रहे थे। वह आत्मा सबको गौर से देखती है और फिर एक जोरदार ठहाका लगाती है। आत्मा बोलने लगती है, आज बहुत खुश हूं मैं। आज मेरी रियासत और बड़ी हो जाएगी और उसमें इतने सारे लोग शामिल होंगे। गणेश प्रसाद ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, कौन है हम? तो सुनो, हम इस रियासत की रानी है, सूर्यलेखा। मनोज ने कहा, यह नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है, पर कहाँ? सूर्यलेखा कौन है? वह सूर्यलेखा, मन ही मन में मैं सोच रहा था, कहाँ सुना है मैंने यह नाम, या कहीं पढ़ा हो क्या? यार, सही समय पर दिमाग काम ही नहीं करता। याद ही नहीं आ रहा कि है ये नाम, मैंने कहाँ सुना है। गणेश प्रसाद उस सूर्यलेखा से बोल रहे थे, तुम कोई भी हो, पर इन सबको क्यों मार रही हो? सूर्यलेखा बोली, हम किसी को नहीं मार रहे, हम किसी को नहीं मारते। यह हमारी रियासत है और हम अपनी रियासत को बढ़ा रहे हैं। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और हैरानी से उस आत्मा की ओर देखने लगते हैं। सबकी आंखों में प्रश्न होता है और माथे पर बल कि आखिर यह क्या कहना चाहती है और लोगों को क्यों मार रही है? लोगों को मारकर कौन सी रियासत बनाना चाहती है? आखिर सूर्यलेखा है कौन? वो बोलती है, क्या तुम लोग नहीं जानते हमारे विषय में, सूर्यलेखा के विषय में? हम रानी हैं यहाँ की। मनोज सोच में डूब गया कि सूर्यलेखा कौन थी।
उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि यह नाम उसने कहाँ सुना है या कहाँ पढ़ा है। तभी आनंद ने कहा, कहीं तुम वही सूर्यलेखा तो नहीं हो जिसके बारे में मैंने पढ़ा था? राजा आदित्य प्रताप की पुत्री। अचानक से रानी सूर्यलेखा रोने लगी और कहने लगी, हाँ, हमारे पिताश्री का यही नाम है, आदित्य प्रताप। मनोज ने कहा, राजा आदित्य प्रताप, वही जिनका यहां पर शासन हुआ करता था, जो यहां के राजा थे। सूर्यलेखा ने कहा, हाँ, हमारे पिताश्री का यहां शासन था। आनंद ने कहा, यदि तुम्हारे पिता यहाँ के राजा थे तो किस प्रकार तुम यहाँ की रानी हुई? तुम तो राजकुमारी हुई ना। अचानक से रानी सूर्यलेखा का हाव भाव बदल गया और वह क्रोधित हो गई और जोर से चीखने लगी। उनके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। उस काले धुएं ने पूरे जंगल को ढक दिया। धुआं इतना घना था कि अपना ही हाथ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में वह काला धुआं छंटने लगा, कुछ कुछ हल्का होने लगा। अभी भी सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सबने महसूस किया तो घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। अचानक घोड़े के टापों की आवाज कहां से आने लगी। धुआं और हल्का हुआ और अब उन लोगों को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह लोग एक बड़े से महल के बाहर खड़े थे। यह महल राजा आदित्य प्रताप का था। सुबह का समय हो रहा था। सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। महल बहुत ही भव्य लग रहा था। सब लोग अपनी आंखें मसलकर स्वयं को निश्चित करना चाह रहे थे कि वह जो देख रहे हैं वह कोई सपना नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज रानी सूर्यलेखा की थी। आप लोग कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं। हम आपको उस समय में ले गए हैं जब हम जीवित थे। सभी लोग डर गए और भौंचक्के रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सचमुच उस समय में पहुंच गए हैं जब रानी सूर्यलेखा जीवित थी। आनंद ने कहा, सूर्यलेखा जी, आपके अनुसार यह कौन सा वर्ष होगा हम जिस समय में पहुंचे हैं? रानी सूर्यलेखा ने कहा, आप करीब 400 वर्ष पूर्व 1675 में पहुंच गए हैं। मनोज ने कहा, राजकुमारी की गणित कमजोर है, 400 मतलब 1600 होना चाहिए। आनंद की जानकारी क्योंकि हिंदी में और इतिहास में काफी ज्यादा थी, तो उसने मनोज को बताया कि यह आज के हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं कह रही हैं, यह विक्रम संवत के अनुसार हमें बता रही हैं। आगे आनंद मनोज से कहता है कि अब तू चुप रह, कम से कम देखने और समझने दे कि रानी सूर्यलेखा के साथ हुआ क्या। चल, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मनोज ने कहा, भाई, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग उस समय में पहुंच गए हैं जब रानी सूर्यलेखा जीवित थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आनंद मनोज से कहता है कि पता नहीं भाई, पर लग रहा है वह कुछ गलत भी नहीं कह रही। अपनी आंखों के सामने देख, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतना भव्य महल, कभी तूने सोचा था कि वह खंडहर जैसी जगह ऐसी दिखती होगी? मनोज ने कहा, नहीं भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह खंडहर जैसी जगह ऐसी दिखती होगी। वाकई यार, बड़ा गजब महल है। ये तो बहुत बड़ी रियासत की रानी थी। आनंद ने कहा, रानी नहीं राजकुमारी, इनके पिताश्री का महल है यह। सब लोग महल के अंदर जाने लगे। ये लोग सबको देख सकते थे, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। वह किसी चीज को छू नहीं पा रहे थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने हर चीज को होता हुआ देख रहे थे। बस उस समय में वह लोग पहुंच गए थे। आनंद ने कहा, भाई, एक बात समझ नहीं आ रही, जब रानी सूर्यलेखा इतनी खास थी तो इतिहास में उसका नाम क्यों नहीं मिलता? इतने खास तौर पर उनका नाम तो केवल राजा आदित्य प्रताप की पुत्री के रूप में मिलता है। मनोज ने कहा, क्या पता भाई, चल खुद ब खुद पता चल जाएगा। महल पर की गई कारीगरी बेहद खूबसूरत थी। एक बड़ा सा गुंबद, कई द्वार, कई खंभे, उन पर की हुई कलाकृतियां, गिरे हुए फूल पत्ते, छोटी छोटी मूर्तियां बेहद ही खूबसूरत और भव्य थीं। खंभों को सहारा देने के लिए कोणों में लगाए गए हाथी के मुंह के आकार की रचना भी बेहद खूबसूरत थी। महल में कई झरोखे थे। झरोखे बेहद ही खूबसूरत है। उन पर तरह तरह की फूल पत्तियां और कई आकृतियां बनी हुई थी। उस समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, परंतु महल को इस प्रकार से बनाया गया था कि हवा हर जगह मौजूद थी। आजकल तो बिना पंखों के और बिजली के काम ही नहीं चलता। मनोज मन ही मन सोचने लगा, पहले के लोग कितने शानदार घर बनाते थे, महल बनाते थे कि उन्हें बिजली की आवश्यकता ही नहीं होती थी।
जहां जाओ वहां हवा और ठंडी हवा, और दिन में पूरा महल सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है तो बल्ब की भी आवश्यकता नहीं। मनोज और आनंद को उस महल की संरचना बेहद ही आकर्षक लग रही थी। ये लोग आंखें फाड़े महल को इधर उधर देख रहे थे। महल में कई कमरे बने हुए थे। घोड़ों की आवाज, हाथियों की आवाज सुनते हुए वह लोग आगे बढ़ रहे थे। महल में बहुत बड़े तौर पर सैनिक खड़े थे। राजा आदित्य प्रताप का कमरा, रानी का कमरा, राजकुमारी का कमरा, सैनिकों के लिए शस्त्रागार, स्नानागार और ऐसी ही कई कमरे थे। चलते चलते वह लोग एक कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। वहां कुछ साए साए की आवाज आ रही थी। वह लोग अकेले नहीं चल रहे थे। राजकुमारी सूर्यलेखा की रूह भी उन लोगों के साथ चल रही थी। वह मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देख सब लोग यह जानने के इच्छुक है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए मनोज ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और देखने की कोशिश की। मनोज ने देखा कि कमरे के अंदर कोई तलवार चला रहा है, पर वह अकेला है, जैसे वह तलवार चलाना सीख रहा हो। उसने सर पे कपड़ा बांधा हुआ था, कपड़े से चेहरा भी ढका हुआ था। धोती और कुर्ता, कमर पर एक कपड़ा भी बांधा हुआ था। कपड़ों का रंग केसरी था। मनोज ने बाहर देखा। सब लोग उसी को देख रहे थे, जैसे वह पूछना चाह रहे हैं कि तुमने क्या देखा। मनोज ने कहा कि अंदर कोई लड़का है जो तलवार चलाने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ केसरी रंग के कपड़े पहने हैं। वह तलवार बहुत अच्छी चला रहा है और बहुत फुर्ती के साथ चला रहा है। कुछ समय पश्चात मनोज ने एक और आवाज सुनी। उसने फिर कमरे के भीतर झांका तो देखा कि वह लड़का अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। वह लड़का प्रणाम करके उनके आगे झुका और तलवार चलाने का दोनों लोग अभ्यास करने लगे, या वह शायद उसके गुरु हैं जो उसे प्रशिक्षण देने लगे। मनोज अब उस लड़के की तलवारबाजी से प्रभावित हो रहा था। अब तलवारबाजी समाप्त हो चुकी थी। वह फिर से झुका और उसने अपने गुरु का पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटा, मनोज हैरान होकर देखने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह दोबारा आंखें मसलकर अंदर देखता है और फिर सूर्यलेखा को देखता है। वह हतप्रभ हो सूर्यलेखा से प्रश्न पूछता है कि क्या जो अंदर तलवारबाजी कर रही है वह तुम हो? जब मनोज यह सब बोल रहा था तो पहले सब लोग मनोज को देख रहे थे, फिर हतप्रभ हो सब लोग सूर्यलेखा की ओर देखने लगे। सूर्यलेखा ने कहा, जी वह हम ही हैं। मनोज ने कहा, अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी तलवारबाजी करती हैं, आपके दांव पेच काफी अच्छे हैं। सूर्यलेखा ने कहा, जी धन्यवाद। सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वह लोग शस्त्रागार की तरफ पहुंचते हैं, जहां सूर्यलेखा के साथ दो कन्याएं ज्ञान अर्जित कर रही होती हैं। आनंद ने कहा, अच्छा तो यह शास्त्रागार है, यहां पर आप ज्ञान अर्जित करती हैं, परंतु आपके साथ दो कन्याएं और हैं, वह कौन है? सूर्यलेखा ने कहा, वह दोनों हमारी छोटी भगिनी है, उनके नाम हैं दीपशिखा और अष्टलेखा। आनंद ने कहा, और वहां के वो गुरु हैं जो आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। सूर्यलेखा ने कहा, जी वह हमारे गुरु हैं, और सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं बल्कि हमारे कुल गुरु हैं। वह हमारे कुल में सबको शिक्षा प्रदान करते हैं और हम लोगों के पूजनीय हैं। वह पिता की सहायता भी करते हैं राज्यकाज से जुड़े अहम फैसलों पर। सब लोग और आगे बढ़ने लगते हैं। अब काफी अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। महल में मशालें जलाई जा चुकी थी। मशाल जलाने से पूरे महल में अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। ऐसे तो महल में दिन में काफी रोशनी रहती है, परंतु सूरज ढलते ही अंधेरा छाने लगता है, जिसके कारण महल में काफी अंधेरा हो जाता है, जिसके लिए मशाल जलाकर उसे रोशन करना पड़ता है। मशाल में आग बहुत तेज चल रही थी। हवा चलने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह स्वयं ही युद्ध कर रही हो, परंतु विजय किसी को प्राप्त ना हो रही हो। हम लोग वही महल के गलियारे में टहलने लगे और महल का मुआयना करने लगे। अचानक से आनंद ने कहा, यार बड़ी तेज भूख लग रही है, पर खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम यहाँ तो किसी चीज को छू ही नहीं सकते। मनोज ने कहा, हाँ यार तू ये बात सही कह रहा है, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, पर हम यहाँ किसी चीज को छू नहीं सकते। हम खाएंगे क्या? आनंद ने कहा, चल
रानी सूर्यलेखा से ही पूछते हैं। आनंद ने कहा, रानी सूर्यलेखा जी, मेरे मन में एक विचार है, क्या मैं आपके समक्ष व्यक्त कर सकता हूं? सूर्यलेखा ने कहा, जी कहिए। आनंद ने कहा, हम सबको बहुत तेज भूख लगी है, तो कुछ खाने को मिल जाता तो। सूर्यलेखा बोली, भूख? वह क्या होता है? आनंद ने कहा, अरे मेरा तात्पर्य है क्षुधा। हम लोगों को क्षुधा तृप्ति हेतु भोजन की आवश्यकता है। क्या हमें प्राप्त हो सकता है? हम यहाँ किसी भी वस्तु को महसूस नहीं कर सकते, तो हम भोजन किस प्रकार करें? सूर्यलेखा ने कहा, हम अभी आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। कुछ समय पश्चात वहां भोजन आ जाता है। सब लोग भोजन कर लेते हैं और सबको निंद्रा आने लगती है। सब लोग वहीं महल में कहीं ना कहीं सो जाते हैं। सूरज की पहली किरण से सब लोगों की निंद्रा भंग होती है। आधी नींद के आवाज में आंखों को आधा खोले मनोज मन ही मन कह रहा था, बड़ा ही अजीब सपना देखा था यार। चलो सपना ही था, और अपनी आंखें पूरी खोल देता है तो देखता है कि वह महल में ही उपस्थित है। मनोज आंखें खोलने के बाद हैरान हो जाता है, क्या यह सच है? मैं महल के अंदर हूं। हे भगवान, इसका मतलब वह सब सच में हो रहा था, वह कोई सपना नहीं था। मनोज की आवाज सुनकर आनंद की भी नींद टूट जाती है और बाकी सब लोगों की भी। सब लोग अपने आप को महल के अंदर पाते हैं। तभी सबके कानों में पायल की आवाज आती है। सब हैरान हो जाते हैं और उसी ओर देखने लगते हैं जिस ओर से वह पायल की आवाज आ रही होती है। सब इंतजार कर रहे होते हैं और वह देखना चाहते हैं कि आखिर कौन है जिसने पायल पहनी है। लहंगा, चोली, दुपट्टा, लंबी सी चोटी, हाथों में खनखनाती चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में हार, पैरों में भारी बजनी पायल, माथे पर टीका। लहंगे का रंग पीला और लाल था। उसी ओर भागती हुई आ रही थी। कोई और नहीं थी, वो रानी सूर्यलेखा थी और उनके पीछे पीछे उनकी सखियां। दोनों उनके पीछे भागते भागते हंसने लगी और रुक कर कहने लगी, सूर्यलेखा, तुम्हें तुम्हारे पिताश्री ने बुलाया है। चलो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें देखे बिना तुम्हारे पिताश्री का दिन आरंभ नहीं होता। सूर्यलेखा ने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा, तुम लोग जाओ, हम अपने पिताश्री से मिल लेंगे, परंतु पिताश्री से कहना कि अभी हमें कोई आवश्यक कार्य है, इसीलिए अभी हमें कुछ विलंब हो जाएगा। रानी सूर्यलेखा के पिताश्री का दिन उन्हीं के साथ आरंभ होता था। सब लोग चलने लगे और वह राजा के कक्ष में पहुंच गए। वह देखना चाहते थे कि रानी सूर्यलेखा कब तक आती हैं, क्योंकि वह भागती हुई किसी दूसरी ओर निकल गई थी और वह लोग उनका पीछा न कर पाए। कुछ समय पश्चात रानी सूर्यलेखा अपने पिताश्री के रूम में उपस्थित हुई और अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उन्हें दिन के आरंभ की शुभकामना दी। राजा आदित्य प्रताप बोले, पुत्री सूर्यलेखा, तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हें पता है ना कि हमारे दिन का आरंभ तुम्हारे साथ ही होता है। रानी सूर्यलेखा अपने दोनों हाथ को अपने पिताश्री के कंधों पर रखकर उन्हें बैठाने का प्रयास करते हुए कहती है कि हाँ पिताश्री, हमें पता है कि आपके दिन का आरंभ हमारे साथ ही होता है। हम क्या करते पिताश्री? हमें एक बेहद आवश्यक कार्य आ गया था। राजा ने कहा, कैसा कार्य पुत्री? सूर्यलेखा ने कहा, आपको तो पता है ना पिताश्री कि हमें हमारी तलवार से कितना लगाव है। तलवार में धार थोड़ी सी कम हो गई थी, तो हमने धार डलवाने के लिए उसे दिया था और बस उसे ही लेने गए थे। माता मंदाकिनी ने कहा, पुत्री, तुम्हें झांत होना चाहिए ना कि तुम पुत्री हो, तलवार से इतना स्नेह उचित नहीं। सूर्यलेखा ने कहा, हमारी प्रिय माता श्री, आपको पता तो है कि हम हर कार्य करते हैं जो एक राजकुमारी को आना चाहिए, और तलवारबाजी करने में क्या खराबी है? राजा ने कहा, कोई बुराई नहीं पुत्री, परंतु तुम्हारी माता व्यर्थ ही चिंतित होती है और वह यह सोचती है कि तलवारबाजी करते हुए तुम्हें कहीं कोई कष्ट न पहुंच जाए। सूर्यलेखा ने कहा, वह इसलिए पित्ताशय कि माताश्री ने हमारी तलवारबाजी अभी तक देखी ही कहाँ है। चलिए पिताश्री, चले माताश्री, आज हमारा अभ्यास पूर्ण हो चुका है। आज हम आप सबके समक्ष अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करेंगे। मंदाकिनी ने कहा, नहीं पुत्री, यह तलवारबाजी नहीं। ईश्वर, तूने हमें पुत्र क्यों नहीं दिया? वह मन ही मन सोचने लगी। उनके मन में विचार आया कि यदि उनका पुत्र ऐसा करता तो शायद उन्हें भय नहीं होता,
परंतु वह पुत्री है, वह उसे कष्ट पहुंचता नहीं देख सकती थी, और तलवारबाजी तो पुत्रों के लहू में होती है। वह काफी चिंतित थी। चिंता की लकीरें उनके मस्तक पर साफ दिखाई दे रही थीं। रानी सूर्यलेखा हर्षित होकर उस कक्ष से बाहर को भागती हुई निकल आती है। मंदाकिनी जी महाराज से कहती हैं कि कृपया कर अपनी पुत्री को रोकिए, मुझे उसकी बेहद चिंता हो रही है। राजा ने जवाब दिया, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। हमें अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास है। यदि उसने कहा है तो उसकी कार्यकुशलता उसमें होगी। उसने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, अब समय है अपने कौशल को प्रदर्शित करने का। वैसे भी आप जानती तो है कि ईश्वर ने हमें पुत्र से वंचित रखा है। हमारी पुत्रियां ही हैं और यही हमारी शक्ति है। राजा आदित्य प्रताप की यह बात सुनकर रानी मंदाकिनी रोने लगी। उनके समक्ष वह दृश्य परिदृश्य होने लगा जब उन्हें यह सूचना दी गई थी कि अब वह मातृत्व सुख को और न भोग सकेंगी। ऐसा क्या था जो रानी मंदाकिनी जी को परेशान कर रहा था? महारानी मंदाकिनी कुछ समय पीछे चली जाती हैं, जब उन्हें उनके ही राज्य व्याध ने कहा था कि अब वह मातृत्व सुख को और न भोग पाएंगी। 3 पुत्रियों के जन्म के पश्चात महारानी मंदाकिनी फिर से गर्भवती थी। उनके चेहरे पर तेज दिख रहा था। सबको पूर्ण विश्वास था कि इस बार तो महारानी को पुत्र ही होगा और इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आ जाएगा। महारानी अपना अत्यधिक ध्यान रखती और खाना पीना हर चीज को व्यवस्थित रूप से करती। महाराज भी महारानी के गर्भवती होने से अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें भी न जाने क्यों यह विश्वास था कि इस बार उन्हें पुत्र ही होगा। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था। महाराज अपनी प्रसन्नता को बस अपने मन में छुपाए हुए थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह इसे सबके समक्ष व्यक्त करे और उन्हीं के प्रसन्नता को उन्हीं की दृष्टि लग जाए। ऐसा नहीं था कि महाराज को अपनी 3 पुत्रियों के जन्म पर प्रसन्नता न हुई थी। वे बेहद प्रसन्न थे, परंतु एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज में पुत्र होना आवश्यक है। पुत्र ही वंश वृद्धि का कारक होता है। पुत्री से वंश आगे नहीं बढ़ता। हाँ, पुत्रियां भी उतनी ही प्रिय होती हैं। राजकुमारी सूर्यलेखा, उनमें तो जैसे महाराज के प्राण बसते थे। आखिर राजकुमारी सूर्यलेखा महाराज की पहली संतान थी, और पहली संतान वह प्रसन्नता प्रदान करती है जो अतुल्य होती है। प्रेम सभी संतानों से होता है, परंतु पहली संतान हर किसी के लिए कुछ अधिक ही प्रिय होती है। राजकुमारी सूर्यलेखा थी भी चुलबुली और हर क्षेत्र में अपने आप को उत्तीर्ण करने के लिए उत्सुक। उन्हें लगता था कि एक राजकुमार को ही नहीं, अपितु एक राजकुमारी को भी सब कुछ आना आवश्यक है। हालांकि वह जानती थी कि पुत्रियों से वंश नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने कई लोगों से यह बात सुनी थी, और अब तो राजकुमारी 12 वर्ष की भी हो चुकी थी, तो वही बातें समझने भी लगी थी। राजकुमारी सूर्यलेखा का मानना यह था कि उन्हें सब कुछ आना आवश्यक है, क्योंकि वह नहीं जानते कि कब उन्हें किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। राजकुमारी को जब यह पता चला कि उनकी मां फिर से गर्भ से हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। वह अपनी मां का बेहद ध्यान रखने लगी। उन्हें कोई कष्ट ना हो, उन्हें जिस चीज की आवश्यकता होती उनके लिए उपस्थित कर देती। राजकुमारी के ऐसा करने से महारानी जी का स्नेह उनके प्रति और बढ़ गया। महारानी का 8वां माह चल रहा था। महारानी स्नान करके स्नानागार से बाहर आ रही थी। अचानक महारानी का पैर फिसल गया और वह पेट के बल गिर गई। उन्हें अत्यधिक घात लगा। वह दर्द से कराह उठी और चिल्लाई। महारानी की चीख सुनते ही दासियां विलंब किए बिना ही महारानी के समीप पहुंच गई और उन्हें सहारा देकर उठाने की चेष्टा करने लगी। सैनिक ने आवाज सुनी तो तुरंत ही महाराज को सूचना पहुंचाई। महाराज भी एक क्षण गंवाए बिना तुरंत भागे भागे महारानी के पास आए और राज्य वैद्य जी को भी आने की सूचना दे दी गई। महाराज चिंतित हो गए। महारानी को कराहते देख उनके तो जैसे प्राण ही सूख गए। उनके मन में भय ने घर कर लिया और उनके मन में अनेकों विचार पैदा करने लगे। पता नहीं महारानी जी ठीक हैं कि नहीं, पता नहीं हमारी संतान ठीक है कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। भय के कारण महाराज महारानी के समीप नहीं बैठे थे, बल्कि इधर उधर चलने लगे थे।
उनके मुख पर भय का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। राज वैद्य जी पहुंच गए थे। वह महारानी जी की जांच करने लगे। उन्होंने महारानी जी की नब्ज पकड़ी। उन्हें नब्ज पकड़ने से ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि महारानी जी की नब्ज इस वक्त भी तेज गति के साथ चल रही थी। उन्होंने दाई को बुलाया। दाई मां को सूचना मिलते ही वह तुरंत उपस्थित हो गई। दाई मां महल में ही रहती थी और उन्हीं के समक्ष महाराज की तीनों पुत्रियां सूर्यलेखा, दीपशिखा और अष्टलेखा का जन्म हुआ था। दाई मां जब वहां पहुंची तो उन्होंने पूरे कक्ष को खाली करा दिया। उन्होंने फिर महारानी के उदर को जांचने की कोशिश की। अभी दाई मां को भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। वह बच्चे की हलचल को महसूस करना चाह रही थी अपने हाथों पर, परंतु अभी तो उन्हें जांचते हुए ज्यादा समय भी ना बीता था। दाई मां को कोई हलचल महसूस ना हुई। दाई मां ने महारानी जी से पूछा, महारानी जी क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न पूछ रही हूं कि आपने कब से अपने संतान की हलचल को महसूस नहीं किया? महारानी मंदाकिनी बोली, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें जब से घात लगा है, हमें इतनी पीड़ा हो रही है कि हम कुछ समझने योग्य ही नहीं रहे। हमने बहुत देर से अपने संतान की हलचल को महसूस नहीं की है दाई मां। यदि उसने हलचल की भी होगी तो पीड़ा के कारण हम समझ ही न पाए होंगे। दाई मां ने अपने हाथों से उदर को छूते हुए बच्चे को छूने की कोशिश की ताकि बच्चा कुछ हलचल करे। समय बीतता जा रहा था, परंतु बच्चे की कोई हलचल न थी। दाई मां काफी मायूस हो गई और उन्होंने मायूसी में महारानी जी से कहा कि हमें क्षमा कीजिएगा महारानी, हम आपको यह सूचना दे रहे हैं, परंतु हमें लग रहा है कि आपकी संतान अब कोई हलचल नहीं कर रही है। हमें लगता है कि आपको जो घात लगा है उससे आपकी संतान। यह सुनते ही महारानी जी चीख पड़ी, नहीं, ऐसा न कहो, कह दी कि यह असत्य है। महारानी की चीख सुनते ही महाराज उस कक्ष में पहुंच गए। वह बाहर ही दाई मां के आकर उनके सूचना देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज दाई से पूछे, क्या हुआ दाई मां? दाई मां बोली, हमें माफ कर दीजिएगा महाराज, हम आपको यह सूचना देने जा रहे हैं कि आपकी संतान शायद इस संसार में नहीं आएगी। आपकी संतान महारानी के उदर में कोई हलचल नहीं कर रही है। हमें लगता है कि महारानी जी को जो घात लगा है वह उनकी संतान को लगा है और उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। महाराज, हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वह यह कि अब महारानी कभी फिर से गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। उन्होंने राजवैद्य जी को फिर से आने को कहा। राजवैद्य जी ने भी जब महारानी को जांचा तो उन्होंने भी यही कहा कि अब वह दोबारा गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। यह सूचना मिलते ही महाराज के दुखों का ठिकाना न रहा। वह अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गए और आंसू बहाने लगे। रानी सूर्यलेखा को भी यह सूचना मिली। वह भागी भागी अपनी मां के पास आई, अपनी रोती हुई मां को संभालने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, क्या हुआ मां? मैं हूं ना आपके पास, और देखो ये दोनों भी तो है आपके पास। कृपया कर आप आंसू न बहाएं मां। रानी सूर्यलेखा ने अपने पिता श्री को भी संभालने की चेष्टा की, परंतु ऐसी घटनाएं इतनी आसानी से हर क्षण को सामान्य नहीं होने देती। परंतु कहते हैं ना, समय अपने घावों को स्वयं ही भर देता है। समय बीतता गया। अब 2 वर्ष हो चुके थे इस घटना को, परंतु महाराज के कोई पुत्र न था। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई न था। महाराज के अपने लोगों ने उन्हें दूसरा विवाह करने का परामर्श दिया। महाराज उन लोगों के परामर्श को नहीं मान रहे थे। वह दूसरा विवाह करने के पक्ष में नहीं थे। महारानी मंदाकिनी के प्रयासों के पश्चात ही उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। महाराज के विवाह के निर्णय के बारे में जब सबको पता चलाता है, उन्हें कई लड़कियों के बारे में बताया गया। महाराज ने एक लड़की का चुनाव किया। वह लड़की उनके सेना नायक की पुत्री थी। उसका नाम मधु था। उसकी आयु अभी 18 वर्ष ही हुई थी। उस समय में लड़कियों के विवाह जल्दी हो जाया करते थे। छोटी उम्र में ही लड़कियां विवाहित हो जाती थीं। महाराज आदित्य प्रताप का विवाह मधु से हो गया। अब वह यहाँ की छोटी रानी बन चुकी थी, पर महल में आने के पश्चात महाराज ने उनका नाम बदलकर महारानी अवंतिका कर दिया। कुछ ही समय पश्चात छोटी महारानी अवंतिका गर्भवती हो गई। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना न था।
महाराज खुश तो थे, पर उन्हें महारानी मंदाकिनी के साथ हुई घटना याद आ जाती तो वह मन मसोस कर रह जाते। भय में जीते थे कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। कुछ ही समय पश्चात महाराज का भय सत्य साबित हो गया। छोटी महारानी अवंतिका किसी रोग से ग्रसित हो गई। उनके रोग का कुछ पता नहीं चल रहा था। वैद्य जी ने सारी औषधियों का प्रयोग कर देखे, पर महारानी पर उनका कोई असर न हो रहा था। धीरे धीरे उनकी सांसें कम होती चली गई और यह अपनी संतान को अपने साथ लेकर चली गई। महाराज पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज कई दिनों तक दुख में रहे, अकेले समय व्यतीत करते रहे। 2 वर्ष के पश्चात जब उन्होंने अपनी पुत्री के अंदर कई बदलावों को देखा तो उन्हें अपनी पुत्री में ही अपना भावी उत्तराधिकारी दिखने लगा। महाराज यह तो जानते थे कि किसी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, परंतु उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपनी पुत्री का किसी से विवाह करके उसे एक कठपुतली शासक के रूप में राजगद्दी पर बैठा दिया जाए और शासन मेरी पुत्री करे। मेरी पुत्री भी मेरे पास रहेगी और उसकी कार्यकुशलता मेरे राज्य को आगे बढ़ाने में कार्यकुशलता करेगी। इधर महारानी जी अपनी स्मृतियों से बाहर आई। उन्हें ध्यान आया कि उनकी पुत्री ने उन्हें अपनी तलवारबाजी प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। वह जल्दी जल्दी मैदान की ओर जाने लगी। सब लोग उस मैदान की ओर जाते हैं जहां पर प्रदर्शन होने वाला होता है। रानी सूर्यलेखा के समक्ष इस वक्त उनके अपने सेनापति खड़े थे। वह किसी और के साथ तलवारबाजी नहीं करने वाली थीं। वह अपनी योग्यता को जानती थी। सब लोग मैदान में एकत्रित हो गए थे। महाराज, महारानी, अष्टलेखा, दीपशिखा, सैनिक और नगर के कुछ लोग। यह तलवारबाजी का प्रदर्शन सबके समक्ष होने वाला था। अचानक से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई, फिर घोड़ों के टापू की आवाज में, और टापों की आवाज तेज होने लगी। सबकी उत्सुकता अपनी चरम पर थी, पर महारानी की चिंता अपने चरम पर। महारानी मंदाकिनी काफी चिंतित प्रतीत हो रही थी। मन ही मन उनके मन में सैकड़ों विचार आ रहे थे। पता नहीं सूर्यलेखा सेनापति के समक्ष टिक भी पाएगी कि नहीं। युद्ध में कहीं उन्हें कोई घात लग गया तो? उनके मन में सैकड़ों प्रश्न तूफान की तरह उमड़ रहे थे। सभी लोग मैदान में एकत्रित हो चुके थे। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। जिस दिशा से आवाज आ रही थी, सभी लोग उसी दिशा में देख रहे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि सेनापति जी घोड़े पर सवार होकर मैदान में आ रहे हैं। कुछ क्षणों पश्चात ही दूसरी दिशा से भी घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी। इस दिशा से राजकुमारी सूर्यलेखा घोड़े पर सवार मैदान में उपस्थित हो रही थी। आनंद और मनोज की आंखें फटी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस काल में भी कन्याओं को इतना संरक्षण मिलता था और कन्याओं को इतना बढ़ावा दिया जाता था। वह राजकुमारी थी, परंतु उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी और जो भी वह करना चाहती थी उसकी पूर्ण आजादी प्राप्त थी। अब तक मनोज और आनंद यही समझते थे कि भारत जैसे देश में नारियों को संरक्षण प्राप्त नहीं था। वह अपने मन की नहीं कर सकती थी, परंतु आज का दृश्य देखकर उनके विचार में परिवर्तन आ गया। सेनापति ने घोड़े को लगाम से मारा और उसे तेज गति में दौड़ाने लगे और हाथ में तलवार लहराते हुए राजकुमारी की तरफ बढ़ रहे थे। उधर राजकुमारी भी घोड़े को तेज गति में दौड़ाते हुए सेनापति जी की ओर आगे बढ़ने लगी। उनकी तलवार भी हवा में लहरा रही थी। जैसे जैसे वह लोग निकट आ रहे थे, मनोज और आनंद की आंखें बड़ी होती जा रही थीं। महारानी जी के मस्तक पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थीं और महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था। राजकुमारी और सेनापति जी अब एक दूसरे के समक्ष तलवारबाजी कर रहे थे। कभी सेनापति वार करते हैं तो राजकुमारी बचाव करती है, कभी राजकुमारी वार करती तो सेनापति बचाव करते। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। दोनों एक दूसरे पर अगले ही क्षण भारी पड़ रहे थे कि अचानक राजकुमारी ने तलवार हवा में लहराते हुए सेनापति जी के बाजू पर वार किया। सेनापति जी को घात लगा, वहां से लहू बहने लगा। वो थोड़ा सा रुके, पर फिर अपने युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। अब की बार राजकुमारी पर वार हुआ, परंतु राजकुमारी ने वार को संभाल लिया। जैसे ही सेनापति जी ने तलवार लहराते हुए राजकुमारी पर वार किया था, वैसे ही महारानी की तो मानो सांसें ही रुक गई हों।
उसके अगले ही क्षण मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। घोड़ों पर बैठे बैठे तलवारबाजी करना कोई आसान कार्य न था। तलवारबाजी पर भी ध्यान केंद्रित करना था और घोड़ों को ही संभाला जाता था। सेनापति जी तो इसे करना जानते थे, परंतु राजकुमारी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसके अगले ही क्षण सेनापति जी ने तलवार हवा में लहराई और अब की बार राजकुमारी के हाथ पर घाव लगा। राजकुमारी ने स्वयं को संभाला और फिर से सेनापति जी पर वार किया। काफी समय तक चल रहे इस युद्ध में राजकुमारी ने सेनापति जी को परास्त कर दिया। सेनापति जी के परास्त होते ही मानो महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था। महाराज अत्यधिक प्रसन्न थे। अपनी पुत्री के इस प्रदर्शन से उन्होंने अपनी पुत्री में ही अपने भावी उत्तराधिकारी को चुन लिया था। बस चुनने की आवश्यकता थी तो उसे जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होना था। सेनापति जी तो राज्य के वफादार थे, परंतु उनका पुत्र उसे न जाने क्यों राज्य सिंहासन से मोह हो गया। उसे राजा बनने की इच्छा हुई। वह भी एक अच्छा तलवारबाज और योद्धा था। महाराज ने उसे तलवारबाजी करते हुए देखा था और उनके मन में विचार आया कि यदि सेना नायक के ही पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए तो एक बात यह होगी कि वह हमारे राज्य सिंहासन का ऋणी है तो हमारी पुत्री के विरुद्ध जाने की चेष्टा नहीं करेगा, और दूसरी बात यह कि यह एक अच्छा योद्धा है तो इसे मारकर राज्य सिंहासन हासिल करना आसान न होगा। महाराज ने अपने मन की बात महारानी को भी बताई। महारानी भी अत्यधिक प्रसन्न हो गई कि उनकी पुत्री का विवाह होने के पश्चात भी उन्हीं के साथ रहेगी और अपने पिता के राजकाज को संभालेगी। महारानी ने महाराज के इस निर्णय में सहमति दे दी। अगली सुबह महाराज ने अपनी पुत्री को यह सूचना दी। यह सूचना पाते ही राजकुमारी जी भागी भागी महाराज के कक्ष में आई। सूर्यलेखा बोली, पिताश्री, यह क्या सुन रहे हैं हम? आपने हमारा विवाह किसी के साथ निश्चित कर दिया है। पिताश्री, हम विवाह नहीं करना चाहते। हम आपकी राजकाज को संभालना चाहते हैं। हम विवाह करके आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्या ऐसा नहीं हो सकता पिताश्री? महाराज ने कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह को निश्चित कर दिया गया है, परंतु तुम्हारा विवाह जिसके साथ होना है वह तुम्हें यहां से लेकर नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे साथ यही हमारे राज्यकाज को संभालेगा। हमने तुम्हारा विवाह अपने ही सेना नायक के पुत्र उदय के साथ निश्चित किया है। इसके पश्चात तो राजकुमारी का जैसे मानो मन ही न लग रहा था। यह जानती थी कि विवाह के पश्चात भी वह अपने माता और पिताश्री के साथ रह सकती है, परंतु जिस प्रकार से वह बिना विवाह के अपने पिताश्री के शासन को संभालती, उस प्रकार से वह अब नहीं कर पाएगी। अब यह राज सिंहासन तो उनके आर्य उदय को दे दिया जाएगा। उदय को यह सूचना मिली तो उदय की तो मानो प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसे महाराज ने महल में बुलवाया। उदय ने महाराज के सामने आते ही कहा, महाराज की जय हो। महाराज बोले, आइए उदय, हमारे समक्ष आइए। अब आप केवल हमारे सेना नायक के पुत्र नहीं हैं, परंतु हमारी पुत्री के होने वाले आर्य भी हैं। उदय के मुख पर कुटिल मुस्कान आ गई, परंतु महाराज उसे सिर्फ प्रसन्नता समझ रहे थे। महाराज आगे बोले, उदय, हमारी पुत्री बहुत कुशल है और एक अच्छी शासक बनने योग्य है, परंतु पुत्री होने के कारण हम उसे अपना राज्य सिंहासन नहीं सौंप सकते। इसलिए हम उसका विवाह करके आपको यह राज्य सिंहासन नहीं सौंप रहे हैं, बल्कि आप उसके लिए गए निर्णयों के आधार पर ही राज्यकाज चलाएंगे। आप सिर्फ एक कार्यकारी राजा के रूप में रहेंगे। शासन तो हमारी पुत्री का ही रहेगा। यह सुनते ही मानो उदय के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। उदय ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और महाराज की बात सुनने लगा। उसके मन में विचार आने लगा कि यदि राजकुमारी को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो यह राज सिंहासन मेरा हो जाएगा। कुशलता तो मुझ में भी है, परंतु महाराज ने अपनी पुत्री में ही कुशलता देखी। उदय सेना नायक का पुत्र था तो महल में आना जाना उसका रहता ही था और कई सैनिकों से उसका अच्छा संबंध भी था। जब उदय के मन में यह विचार आया कि राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, तब उसने अपने इस षड्यंत्र में महल के कई सैनिकों को शामिल किया। वह अकेले में यह कार्य नहीं कर पाता। महाराज ने कुल गुरुजी को बुलावा भेजा, राजकुमारी के विवाह के विषय में बताया
और दोनों की कुंडली मिलान के पश्चात दोनों के विवाह की तिथि निश्चित करने को कहा। कुलगुरुजी ने कहा कि एक शुभ मुहूर्त अति निकट है, यदि उस मुहूर्त में विवाह होगा तो बड़ा ही मंगलकारी होगा। महाराज ने कुलगुरुजी से वह तिथि पूछी। तब कुलगुरुजी ने बताया कि आज से 10 दिवस पश्चात एक अत्यधिक शुभ मुहूर्त है, उसमें विवाह करना अत्यधिक फलित रहेगा। यह सूचना मिलते ही महाराज ने विवाह की सारी तैयारियों में सब देशवासियों को लगवा दिया। उदय मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास केवल 9 दिवस ही है इस कार्य को अंजाम देने के लिए। यदि वह इस अवधि के दौरान अपने षड्यंत्र को पूर्ण न कर पाया तो वह सदा के लिए राजकुमारी का गुलाम ही बन जाएगा और राज सिंहासन पर बैठकर भी एक कठपुतली राजा की तरह रह जाएगा। 2 दिवस पश्चात ही उदय ने राजकुमारी को मिलने के लिए जंगल में बुलाया। वहीं मनोज और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि उदय का षड्यंत्र किसी के समक्ष नहीं आ रहा है। मनोज और आनंद हैरान थे कि आखिर उदय का षड्यंत्र किस प्रकार उजागृत करें। शायद यही कारण था। वह समझ गए थे कि शायद यही राजकुमारी के जीवन का आखिरी दिवस होने वाला था। वह राजकुमारी जो अपने आप को अब रानी मान चुकी थी। उदय ने राजकुमारी को स्वयं से मिलने के लिए रात्रि में निमंत्रण दिया। राजकुमारी ने उदय से मिलने से इनकार कर दिया। यह देखकर आनंद और मनोज बहुत खुश हुए, पर वह सोचने लगे कि आखिर क्या कारण रहा होगा जो राजकुमारी की जंगल में हत्या हो गई। रात्रि हो चली थी। अब मनोज और आनंद अति सजग हो चुके थे। उन्हें भी यकीन था कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कारण से राजकुमारी जंगल की ओर जाएंगी और उदय अपने षड्यंत्र को पूर्ण करने में सफल हो जाएगा। अचानक से राजकुमारी के कक्ष में एक दासी आई। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। राजकुमारी क्रोधित हो गई और दासी से पूछा कि क्या कारण है कि तुमने इतनी रात को हमारी निंद्रा भंग की। दासी बोली, राजकुमारी जी, राजकुमारी दीपशिखा संकट में फंस गई है। राजकुमारी सूर्यलेखा बोली, क्या हुआ दीपशिखा को? दासी ने कहा, राजकुमारी जी, आपकी भगिनी को किसी ने बंदी बना लिया है। कुछ लोग आए और उन्हें अगवा कर लेकर चले गए। राजकुमारी सूर्यलेखा बोली, क्या उपहास कर रही हो? अर्धरात्रि को तुम हमारे कक्ष में आकर हमारी निंद्रा भंग करके यह किस प्रकार का समाचार हमें दे रही हो? दासी बोली, क्षमा चाहूंगी राजकुमारी जी, परंतु यह सत्य है। राजकुमारी तो मानो क्रोध में पागल हो गई। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूछा, किस ओर गए हैं वह हमारी भगिनी को लेकर? दासी बोली, राजकुमारी जी, वह लोग राजकुमारी दीपशिखा जी को जंगल की ओर लेकर गए हैं। राजकुमारी अब भूल गई कि उदय ने उन्हें जंगल में मिलने के लिए बुलाया था और उसके षड्यंत्र से वह अनभिज्ञ है। वह जंगल की ओर बदहवास अवस्था में भागे जाती और जंगल के काफी अंदर पहुंच चुकी थी। जंगल में काफी अंधेरा हो चुका था। राजकुमारी जी को कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो रहा था और वह इतनी जल्दी में आई कि किसी सैनिक को भी साथ में लेकर नहीं आई थी। राजकुमारी जी ने कमान से तलवार को बाहर की ओर खींच लिया था कि अचानक उनके सर पर पीछे से किसी ने वार किया और राजकुमारी जी बेहोश हो गई। राजकुमारी जी जब होश में आई तो उन्होंने अपने समक्ष उदय को पाया। वह हंस रहा था, बहुत जोर से हंस रहा था। उसके दोनों हाथ कमर पर थे। वह राजकुमारी को दया की दृष्टि से देख उन पर हंसे जा रहा था। राजकुमारी को यह सब बेहद अजीब लगा। उन्होंने उठने की चेष्टा की तो देखा कि उनके हाथ और पैर दोनों बांधे हुए थे। राजकुमारी क्रोधित होकर उदय से बोली, यह किस प्रकार का उपहास है? आपको लज्जा नहीं आती? अपनी होने वाली पत्नी को अपने छल से जंगल में बुलाया और उसे बांध दिया। उदय ने हंसते हुए जवाब दिया, होने वाली रानी, परंतु आपसे अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है और न कभी होगा। आपको क्या लगता है हम एक कठपुतली राजा बनकर रहेंगे और आपको राज्य सिंहासन दे देंगे? आपके बताए हुए निर्णय हम राज्यसभा में सुनाएंगे। हम स्वयं में कुशल है, सक्षम है। हम निर्णय ले सकते हैं। हम एक राज्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक राजा बनने के सभी अच्छे गुण हम में विद्यमान हैं। तो आपको क्या लगा हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे? नहीं राजकुमारी जी, आपके पिताश्री ने जब आपका विवाह हमसे करने का निश्चय किया था, उसके पूर्व ही हमारे मन में राज्य सिंहासन को पाने की योजना थी और यह राज्य सिंहासन हम पाकर रहेंगे आपके बिना।
उदय के मुंह से यह सब सुन राजकुमारी को गहरा आघात लगा। वह यकीन न कर पा रही थी कि उनका विवाह ऐसे इंसान के साथ निश्चित हुआ है जिसके मन में इतनी घृणा, इतनी कटुता और इतनी कूटनीति भरी थी। वह उनके पिता को मारने का षड्यंत्र कर चुका था, परंतु विवाह निश्चित होने के कारण अब वह हमें मारना चाहता है ताकि राज सिंहासन उसको मिल जाए। राजकुमारी सूर्यलेखा ने कहा, दोस्त, हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे। तुझे क्या लगा यह राज सिंहासन तेरा हो जाएगा? हम इसके योग्य हैं। हमारे पिता श्री ने हमें इसका उत्तराधिकारी चुनने का निश्चय किया है, परंतु पुत्री होने के कारण हम सिर्फ प्रजा के समक्ष एक रानी के रूप में नहीं आ सकते और एक रानी राज्य को नहीं चला सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया था, परंतु तुम तो बहुत दुष्ट निकले। राजकुमारी की बातें सुनकर उदय को और भी हंसी आने लगे। वह बेतहाशा उपहास उड़ाने लगा राजकुमारी का। सूर्यलेखा उस पर चिल्ला रही थी, दुष्ट, हमारा हाथ खोलो, नहीं तो यही तुम्हारा निर्णय कर देंगे, यही दंडित कर तुम्हें यही जंगल में गाड़ देंगे। राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर उदय को गुस्सा आ गया और उसने अगले ही क्षण तलवार चलाकर राजकुमारी के हृदय में उतार दी। कुछ तांत्रिकों की मदद से उसने यह भी निश्चित कर लिया कि यदि राजकुमारी की आत्मा भटके तो वो उसके आसपास कभी न सके और न ही महल के आसपास आ सके। तांत्रिकों ने अनुष्ठान करके राजकुमारी सूर्यलेखा की आत्मा को उसी जंगल में बांध दिया। वहीं जंगल से राजकुमारी देख रही थी कि उनके पिताश्री उनकी गैर मौजूदगी में कितने चिंतित थे। कई दिवस तक राजकुमारी जी को ढूंढने का प्रयास किया गया। अब 1 माह हो चुका था। सबने राजकुमारी के वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। उदय ने वहीं अपना क्षमापना किया था। वह महाराज को दिखाने लगा कि वह राजकुमारी के इस तरह से चले जाने से कितना चिंतित है। वह महाराज से कहने लगा, पता नहीं राजकुमारी कहाँ होगी, पता नहीं हमारी होने वाली रानी किस हाल में होगी। महाराज ने कहा, उदय, हम क्षमा चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि अब हमारी पुत्री राजकुमारी सूर्यलेखा अभी वापस आएगी। हम आपका विवाह अपनी छोटी पुत्री दीपशिखा के साथ निश्चित करते हैं और आपको इस राज्य का कार्यभार सौंपते हैं। यह सुनते ही राजकुमारी दीपशिखा और उदय प्रसन्न हो गए, मानो उनकी योजना पूर्ण हो गई। अपनी ज्येष्ठ भगिनी को जंगल में पहुंचाने के लिए दीपशिखा ने भी उदय का षड्यंत्र में साथ दिया था। वह उस क्षण अपने कक्ष में मौजूद न रहकर उदय की सहायता कर रही थी। वह ये खुशखबरी जानकर उसी क्षण वहां से चली गई थी। राजकुमारी सूर्यलेखा को अपनी मृत्यु के पश्चात जब यह सब पता चला तो वह अंदर तक टूट गई थी। संबंधों और अपनों पर से उनका विश्वास ही उठ गया था। आज भी वे स्वयं को रानी माने बैठी थीं। दीपशिखा और उदय के विवाह के 5 वर्ष पश्चात ही महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके ही 3 वर्ष पश्चात महारानी जी की मृत्यु हो गई। राजकुमारी दीपशिखा और उदय का विवाह हो गया। उदय ने राज्य कार्य सुचारू रूप से चलाया। कुछ ही वर्षों पश्चात दीपशिखा ने एक पुत्र को जन्म दिया और अत्यधिक रोगी हो गई। अपने पुत्र के 15 वर्ष की आयु में ही दीपशिखा ने अपने प्राण त्याग दिए। जब महाराज उदय के पुत्र गुरुकुल से वापस आए और उनकी आयु 20 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। दीपशिखा के मृत्यु के ही 10 वर्ष बाद महाराज उदय की भी मृत्यु हो गई रहस्यमय तरीके से। वहीं राजकुमारी सूर्यलेखा इसी जंगल में बंद होकर रह गई। अपने माता पिता की मृत्यु होते हुए भी उन्होंने देखी। इसके बाद सारे दृश्य आंखों से ओझल हो गए। मनोज और बाकी लोग फिर से जंगल में पहुंच गए। उसी हाल में जब वह रानी सूर्यलेखा से मिले, रानी सूर्यलेखा चीखती हुई विलाप करने लगी। अपने साथ हुए अन्याय को वह न्याय में न बदल सकी। स्वयं को अपने पिताश्री की इच्छा अनुसार उन्होंने रानी माना था। वह राज्य करना चाहती थी। यह भी मानती थी कि उनमें भी योग्यता है कि वह राज कर सकती थी। रानी सूर्यलेखा बोली, हम अन्याय को न्याय में न बदल सके, परंतु अपनी और अपने पिताश्री की इच्छा को पूर्ण अवश्य किया। हम रानी हैं, यहाँ की रानी, और यहाँ सब हमारे निर्णय को मानते हैं। हमारे अनुसार चलता है यह जंगल। यह हमारा महल है और यहाँ जो आता है वह हमारा दास हो जाता है। आनंद ने कहा, अब तक जितनी भी हत्याएं हुई वह सिर्फ इस कारण से हुई क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ था।
आप रानी बनना चाहती थी और आपने इस जंगल को ही अपनी सत्ता और अपना महल बना दिया और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मारकर अपना गुलाम। रानी सूर्यलेखा जोर जोर से हंसने लगी। रानी है हम यहाँ की और ये सब हमारे गुलाम। अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। अंधेरा बहुत घना हो गया। सबके सर पर मानो मौत मंडरा रही थी। जिसे जहां राह देखी वह वहीं भाग चला। मनोज जंगल से बाहर आ गया था। उसे वह सड़क मिल गई थी जो उसके हॉस्टल की तरफ जाती थी। वह वहीं बैठकर सबकी प्रतीक्षा करने लगा। काफी समय के बाद भी जब कोई लौटकर वापस नहीं आया, तब मनोज ने मान लिया कि शायद अब कोई वापस नहीं आएगा और वह अपने हॉस्टल वापस लौट गया। कई दिन हो गए पर कोई लौटकर नहीं आया। ना रानी सूर्यलेखा मनोज को ढूंढने आई, न गणेश प्रसाद आए, न मिस्टर क्रांति, आनंद भी ना लौट सका, न कोई पुलिस वाला। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक बड़ी टीम सबको ढूंढने गई तो वहां पर कई लाशें मिली जिनके अंदर से दिल गायब थे। सबकी लाशों को बाहर लाया गया। रहस्यमयी तरीके से हुई इस मौत के बारे में कोई कुछ न कहा जा सका। साथियों, मनोज ने अपने साथ घटी हुई इस पूरी घटना को एक पुस्तक में लिख दिया और उस पुस्तक को लाइब्रेरी में रख दिया। और मेरे हॉस्टल के जो पुराने साथी थे, उन्होंने भी मुझे ये कहानी उस किताब में से ही पढ़कर बताई है। काफी समय के बाद किसी नितिन नाम के लड़के ने उस लाइब्रेरी में इस पुस्तक को पढ़ा। नितिन पूरी कहानी पढ़ने के बाद मन ही मन सोच रहा था, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यार। अगर यह किताब मुझे मेरे दोस्त ने ना बताई होती तो शायद इतनी अच्छी हॉरर कहानी मुझसे छूट जाती। कल तो कॉलेज खुल रहे हैं, कल ही उसे बताऊंगा कैसे मेरी छुट्टियां बड़ी अच्छे से बीती हैं। अगली सुबह नितिन कॉलेज पहुंचा और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय के बाद उसका दोस्त राजेश वहां पहुंच गया। दोनों ने हाथ मिलाया और नितिन ने बड़ी खुशी के साथ कहा, वाह यार, कितनी अच्छी किताब बताई थी तूने मुझे। तुझे पता है मेरी पूरी छुट्टियां ही बड़ी अच्छी बीती हैं। उस किताब के साथ मेरा कितना समय कट जाता था मैं तुझे बता ही नहीं सकता। वैसे तो इस कहानी को किसी मनोज नाम के शख्स ने लिखा है और उसने कहा है कि ये घटना रियल है, पर मैं जानता हूं कि उसने अपनी किताब का प्रचार करने के लिए ऐसा लिखा होगा। वास्तव में भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। नितिन राजेश को कहता है, राजेश एक बात तो बता यार, क्या ये वही कॉलेज है और क्या ये वही लाइब्रेरी है जहां पर वह लोग पढ़ते थे? वह जोर से हंसने लगा और आगे बोला, कोई और पढ़ता हो या ना पढ़ता हो यार, पर वह मनोज जरूर पढ़ता होगा जिसने यह किताब लिखी है। फिर नितिन ने राजेश के गले में बांह डाली और उसे कक्षा की ओर लेकर चला गया। दोनों ने अपनी अपनी क्लास अटेंड की और उसके बाद वापस हॉस्टल चले गए। उस दिन पता नहीं क्यों नितिन का अचानक मन हुआ टहलने का। वह हॉस्टल से टहलने निकला और उसी सड़क के पास आ गया। अचानक ही उसके मन में आया कि क्या यह वही सड़क है जिसके बारे में मनोज बता रहा था। चलो देखते हैं। नितिन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसे एक लड़की की छवि दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। उसके बाल कंधे तक थे। मासूम छोटी सी नाक, स्कूल के कपड़े पहने हुए लड़की उसे थोड़ी दूर नजर आ रही थी। यह देखते ही नितिन को पसीना आने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके अंदर पूरी किताब की स्टोरी घूमने लगी। उसने मान लिया कि मनोज ने जो पुस्तक लिखी है वह सत्य घटना पर आधारित है। नितिन वापस भागने के लिए पलटा तो देखा कि वह सड़क गायब हो चुकी थी और पीछे उस लड़की के हंसने की आवाजें आ रही थी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कहानी मुझे मेरे हॉस्टल के कुछ पुराने साथी हैं, उन्होंने इस शेयर की है। बाकी आपको स्टोरी कितनी पसंद आई है ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के बताएं। और आपके जो भी सजेशन और आपके जो भी फीडबैक हो वो मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी आप वेट करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।